अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, तो ये मैंने कुछ बातें लिखी हैं बोर्ड पर, इसको मैं रीड भी कर रहा हूँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी राइटिंग ऐसी है कि रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए अल्लाह के करम से, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में जो मसले हैं उसकी वजह से रीड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, की पॉइंट्स टू कंसिडर वेयर द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड फॉर पार्ट ऑफ द टैक्स ईयर। हेडिंग है ये, सबसे टॉप की हेडिंग है। फिर कंपनी मेंटेन्ड कार की बात की गई। कंपनी मेंटेन्ड कार 5% और 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू एम्प्लॉयर और फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज shall be reduced proportionately where the vehicle is provided for part of the year। ये बात आप पहले कर चुके थे कि अगर गाड़ी 1 जनवरी से मिल रही है, 1 फरवरी से मिल रही है, तो 5% और 10% को पार्ट ऑफ द ईयर के लिए प्रोपोर्शनेट करना होगा आपको, क्योंकि ये 5% और 10% पूरे साल का बेनिफिट है। तो अगर गाड़ी मिल रही है पूरे साल में सिर्फ 4 महीनों के लिए, तो इस बेनिफिट को 4 महीनों पे प्रोपोर्शनेट आपको करना पड़ेगा। लाइकवाइज अदर लिमिट्स ऑन ईयरली बेसिस शैल ऑल्सो। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर सवाल सही नहीं होंगे, आप खामोशी से सुन लो। लाइकवाइज अदर लिमिट्स ऑन ईयरली बेसिस शैल ऑल्सो बी टाइम प्रोपोर्शनड। और बाकी जो लिमिट्स, जो सालाना लिमिट्स हैं, जो ईयरली लिमिट्स हैं, वो भी टाइम प्रोपोर्शन होंगी, लेकिन सारी लिमिट्स टाइम प्रोपोर्शन नहीं होंगी। अब ये थोड़ा सा आपने अपना दिमाग लगाना है, अकल का इस्तेमाल करना है कि कौन सी लिमिट्स टाइम प्रोपोर्शन होंगी, कौन सी लिमिट्स टाइम प्रोपोर्शन नहीं होंगी। ठीक है, और वो जो आपने दिमाग लगाना है वो मैंने इधर लिख दिया है, वो दिमाग ये रहा। ठीक है, इसको हम गौर से पढ़ते हैं। चलो, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयमेंट 6 महीने की है तो क्या होगा, ये सब हेडिंग आगे। तो पहला बुलेट, इफ द लोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर देन द बेंचमार्क रेट ऑफ 10% शैल बी अप्लाइड फॉर अ 6 months पीरियड ओनली। हमें पता है कि अगर तो लोन 5 महीने के लिए लिया है तो बेंचमार्क रेट और एक्चुअल रेट का जो डिफरेंस है, जो कंसेशनल लोन का बेनिफिट है, वो कितने महीनों का सैलरी में जाएगा? 5 महीनों का। अगर 6 महीने का लोन लिया है तो 6 महीनों को जाएगा। तो क्या ये बात हमें पता है? लिख दी हमने आपकी याददाश्त के लिए। अगला पॉइंट, 45% इन केस ऑफ एकोमोडेशन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड एज 45% इज ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, कोई भी लिमिट अगर बेसिक सैलरी पर है तो बेसिक सैलरी तो आपने वैसे ही उन्हीं मंथ्स की निकाली होगी ना जितने मंथ्स उसने काम किए है। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयमेंट पूरे साल में 6 महीने की है तो बेसिक सैलरी अपनी कितने महीनों के लिए होगी? 6 महीनों की। तो अगर 45% ऑफ बेसिक सैलरी है और आप 45% उस बेसिक 6 महीने की बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या ये साल का है या 6 महीने का है? तो क्या इसको मजीद प्रोपोर्शनेट करोगे? कभी भी मत करना। होशियारी कभी मत करना। एग्जाम में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्या 6 महीने का है इसको टाइम प्रोपोर्शन करो। ओ भाई क्यों कर रहे हो? तुमने बेसिक सैलरी कितने महीनों की ली है? 6 महीनों की। तो अब इसको मजीद प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है। So 45% in case of accommodation shall not be reduced as 45% is of basic salary and the basic salary is already calculated for 6 months period. Same case with medical allowance exemption at 10%. अब medical allowance की exemption आती है 10% of basic salary. अब 10% बेसिक सैलरी का लगा लिया आपने और फिर आपको ख्याल आया यार ये अलाउंस तो 6 महीने का है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कितने महीने की है इस साल? 6 महीने की। आपने उसको फिर टाइम प्रोपोर्शन कर दिया तो फिर तो जनाजा होगा पेपर के अंदर और कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेसिक सैलरी वैसे ही कितने महीनों की थी? 6 महीनों की। अब तुम 10% लगा के फिर से 6 महीनों से डिवाइड कर दोगे तो ठीक है, डिवाइड आप करोगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मल्टीप्लाई होंगी। सही है? अच्छा, एनबी मतलब नोट अ पेनी,
if basic salary is for the year but accommodation or medical allowance is provided from 1st Jan, अब ये थोड़ा सा टिपिकल केस है, सैलरी तो पूरे साल की है लेकिन एकोमोडेशन मिल रही है 1 फरवरी को, अब क्या करोगे? अब सर थोड़ा सा केस डिफरेंट हो गया, अब एकोमोडेशन बेनिफिट प्रोरेट हो, सैलरी के साथ साथ मिल रहा था तो जितने महीनों की सैलरी उतने महीनों का बेनिफिट था, तो हम प्रोरेट नहीं कर रहे थे। अब अगर आप टाइम जोन डिफरेंट कर देंगे, टाइमिंग्स डिफरेंट कर देंगे कि सैलरी पूरे साल की है और मेडिकल बेनिफिट या हाउस रेंट अलाउंस, सॉरी हाउस रेंट अलाउंस नहीं, एकोमोडेशन अलाउंस तो बेसिक सैलरी के साथ ही मिल रहा होता है ना। अच्छा, ये हमने जो छोटी सी उस दिन एग्जांपल की थी उसमें ये सारी चीजें कर ली थी हमने, ये सब चीजों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम पहले ही देख चुके हैं, ये तो सिर्फ एक रिकैप के लिए मैंने सारा के सारा लिख दिया ताकि आप भूलो नहीं, सही है। तो अगर मिसाल के तौर पर किसी को बेसिक सैलरी पूरे 12 महीनों की मिल रही है और उसको एकोमोडेशन मिली है 1 फरवरी से, तो एकोमोडेशन का बेनिफिट कितने महीनों का मिला है? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीनों का। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो तुम लोगे कंपैरिजन के लिए, तो वो बेसिक सैलरी तुमको 5 महीनों की लेनी है, ठीक है बेटा। ये हम कर चुके हैं, सवाल कर चुके हैं इसके ऊपर, हम छोटा सा एग्जाम्पल देख चुके हैं। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जामिनर सॉल्यूशन में भी मिस्टेक है। सितंबर ऑटम 19 का सवाल है या सितंबर या मार्च 20 का सवाल है, सईद वाला, मिस्टर सईद वाला, मुझे नहीं पता कौन से एटम का सवाल है, मिस्टर सईद वाला एक सवाल है, या ऑटम 19 है या मार्च 20 है। अच्छा देखो, इसमें एग्जामिनर से भी मिस्टेक हुई है सॉल्यूशन में। लिमिट ऑफ ₹1.5 लाख ऑन ईयरली कंट्रीब्यूशन, ये लिमिट किसकी है? 1.5 लाख ईयरली कंट्रीब्यूशन की, सालाना कंट्रीब्यूशन की, साल की लिमिट है, 1.5 लाख किसकी लिमिट है? साल की लिमिट है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के साल की लिमिट है। अब अगर एम्प्लॉई ने सर्विसेज ही पूरे साल की नहीं दी हैं, तो ये 1.5 लाख की पूरी लिमिट लगेगी क्या? ये लिमिट प्रोरेट होगी। बात समझ आती है? अगर 6 महीने की एम्प्लॉयमेंट है तो अब ये 1.5 लाख क्या हो जाएंगे? 6 महीने की हो जाएंगे और ये लिमिट हो जाएगी 75,000, क्योंकि ये लिमिट है साल की। मजे की बात, इसको पढ़ते हैं। लिमिट ऑफ ₹150,000 ऑन ईयरली कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, शैल बी रिड्यूस्ड टू ₹75,000 6 महीनों के लिए, ठीक है। हाउएवर, लेकिन 2 लिमिट थी साथ, भाई, पहली लिमिट 1.5 लाख, दूसरी लिमिट 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। सर ये तो प्रोरेट होगी क्या? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्रोरेट होगी? नहीं होगी, क्योंकि बेसिक सैलरी खुद ही प्रोरेटेड है, 6 महीने की। टेक्निकल बात है ना थोड़ी, एक ही चीज की 2 लिमिट, एक प्रोरेट होगी, एक प्रोरेट नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड्स की ही 2 लिमिट्स हैं, 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, विच एवर इज लोअर, यही था ना। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की ही 2 लिमिट्स, 1.5 लाख और 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। एक लिमिट 6 महीने के लिए प्रोरेट होगी, दूसरी नहीं होगी, क्योंकि वो लगी बेसिक प्लस डीए पे रहा है और बेसिक है ही 6 महीने का। तो यूं समझ लो वो ऑटोमेटिक प्रोरेटेड ही है, मजीद नहीं प्रोरेट होगी। क्लियर है बात? So shall not be reduced to 5% as basic salary and DA are already time proportion for 6 months। सब लिख दिया अंग्रेजी के अंदर, फिर भी भूल जाओ और फिर भी सही ना करो तो अब आपकी जिम्मेदारी भाई। फिर इसके बाद स्टार बना के डब्बा यहाँ लिखा मैंने, जगह नहीं दी नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये डब्बा, ये बॉटम लाइन पे। लिमिट ऑन इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ at 16% of accumulated balance shall not be reduced। ये रिड्यूस नहीं होगा, ये टाइम प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि ये accumulated balance, एवरेज बैलेंस ये एग्जामिनर खुद ही देता है, इसको हमें टाइम प्रोपोर्शन करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अप्लाई करना भाई। 16% of accumulated balance shall not be reduced as the same is not based on any yearly figure। Likewise, 1/3 of basic plus DA shall not be reduced as well because the basic and DA are already shown for 6 months।
क्या ये बातें याद रहेंगी? इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। ये सारी बातें मैथमेटिक्स की बेसिस पर मैंने की हैं और मैथमेटिक्स के चैंपियन आप लोग मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे याद दहानी के तौर पर मैंने लिखवा दी। मैंने कहा भूल ना जाओ कहीं, ठीक है? तो ज़रा इसको लिख लो, और जो जिनमें थोड़ी हरामखोरी का एलिमेंट ज़्यादा है तो वो तस्वीर ले लें। और जिसमें सिर्फ है ही हरामखोरी का एलिमेंट, वो क्या करें? वो कुछ भी ना करें, वो दूसरों की तस्वीर खींची हुई उनको बोले फॉरवर्ड कर दें। बहुत कीमती बातें ये, और इन कीमती बातों के बाद आज हम एक कीमती सवाल करेंगे। अब यूं समझ लो, अब से जो भी डिस्कशन होगा ना, अब से जो भी डिस्कशन होगा सैलरी से रिलेटेड, अब मैं बता रहा हूं, तुम लोग यूं समझो कि अब तुम लोग वाकई में सीए के टैक्स के पेपर में एंटर हो गए हो, कदम रख दिया तुमने। अब बच्चों वाला डिस्कशन सारा खत्म, आसान डिस्कशन सारा खत्म। अब आएगा टेक्निकल डिस्कशन, क्योंकि अब सैलरी में भी वो बातें आएंगी जो हैं टेक्निकल। इसके बाद अभी तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे सैलरी का, जिसमें सैलरी पूरा समराइज हो जाएगा, जिसमें हमारा टैक्स क्रेडिट भी आ जाएगा, डिडक्टिबल अलाउंस भी आ जाएगा, उस सवाल में सब कुछ आ जाएगा ताकि सब चीजें रिवाइज हो जाएं। उसके बाद जो सैलरी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम, जो सैलरी के हेड में सबसे टेक्निकल चीज है। सैलरी के हेड में सबसे टेक्निकल चीज है और एग्जामिनर की सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है। हर सवाल में ई सॉस दला हुआ होता है, सॉस। सैलरी का सॉस इज ई सॉस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बच्चे एंड तक कंफ्यूज ही रहते हैं उसके अंदर। एंड तक क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि एक दफा ढंग से नहीं सुना। अगर एक दफा ढंग से सुन लो ना, इंशाल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन अगर नहीं सुना, ढंग से नहीं सुना, तफरी तमाशों में लगे रहे, सर पढ़ा रहे हैं, बातें चल रही हैं, फिर ई सॉस तो नहीं समझ आएगा। खैर इंशाल्लाह सब समझ आएगा। तो मैं ऐसे डरा रहा हूँ, थोड़ा सा डर जाओ। ठीक है बच्चों, तस्वीर ले ली? किसी ने ले ली तस्वीर? ले ली किसी एक बच्चे ने ले ली? मुझे भेज दो फैजान, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा बाद में। तो अब हम करने लगे हैं सैलरी का क्वेश्चन। क्या सैलरी के क्वेश्चन करने से पहले एक टर्बो रिवीजन हो जाए? सैलरी के हेड का टर्बो रिवीजन हो जाए? हाँ वही मैं आज करूंगा बोर्ड पे, और मैं पूछूंगा किसने ठीक किया। लेकिन उससे पहले एक टर्बो रिवीजन सैलरी के हेड का, हैंड आउट 4 का टर्बो रिवीजन। तो क्या सब हमतन गोश हैं? इसका मतलब क्या होता है? सबकी समाअतें इसी तरफ लगी हुई हैं। उसका क्या मतलब होता है? इज एवरीवन लिसनिंग टू मी? सिंपल। ये क्या होता है? तू ये छोड़ दे भाई। अच्छा भाई, हैंड आउट 4 हम शुरू से टर्बो रिवीजन कर रहे हैं, टर्बो मोड पे होगा, जाहिर सी बात है, ताकि हर चीज हमारी तरह रिकैप हो जाए। ठीक है, शुरू करें। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलरी का हमने आगाज किया और हमने देखा सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। मिलेगी, जेब में आएगी तो टैक्स होगी। फिर हमने देखा रिसीट बेसिस होता क्या है? एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयर अंडर एनी लॉ, जिसमें हमने एग्जांपल्स देखी प्रोविडेंट फंड की और टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर की। और थर्ड चीज हमने क्या देखी? मेड अवेलेबल टू एम्प्लॉय। और हमने ये भी देखा कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, बट इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, कमिश्नर may tax it on accrual basis if he is of the view that payment of salary has been deferred। अगर उसको लगता है प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के केस में सैलरी डेफर हुई है और डिले हुई है, तो वो सैलरी को अक्रूवल बेसिस पर टैक्स कर सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि इस अक्रूवल और रिसीट के चक्कर में सैलरी डबल टैक्स नहीं होगी। फिर हमने देखा सैलरी में से कोई भी एक्सपेंस कतई तौर पर कभी भी लेस नहीं हो सकता। उसके बाद हम मूव किए सैलरी की डेफिनेशन पर, और हमने कहा कि एनी अमाउंट वेदर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, मॉनेटरी मिले नॉन मॉनेटरी मिले,
बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप सब के सब क्या है, सैलरी है। इन शॉर्ट हमने कहा एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को बुखार भी मिले वो भी क्या है, सैलरी है। फिर उसके बाद हमने इंक्लूजन्स की लिस्ट देखी जिसमें था पे, वेज, फी, रिम्यूनरेशन, अदर रिम्यूनरेशन, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, फी, ग्रेचुइटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट, जिस नाम से बोलो जो भी बोलो सब क्या है, सैलरी। फिर हमने देखा परक्विजिट्स, परक्विजिट्स आगे आने वाले हैं इसलिए छोड़ दो। अलाउंसेस, हमने कहा अलाउंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, फिक्स अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जिस नाम से भी बोलो, मेडिकल अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, जो भी बोलो सब क्या है, फुली टैक्सेबल। सिर्फ एक मेडिकल अलाउंस के केस में आगे जाके 10% की छोटी सी एग्जेम्पशन आती है और किसी अलाउंस में नहीं आती है, याद होगा आपको। हमने कहा कोई भी अलाउंस अगर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए दिया जा रहा है, सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, कोई भी चीज एम्प्लॉय को दी जा रही है लेकिन वो सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिस पर्पसेस दी जा रही है, तो क्या वो सैलरी होती है? नहीं। अलाउंस के केस में हमने कहा अलाउंस भी अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो एम्प्लॉय को दिया जा रहा है सोली एक्सपेंडेड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, तो वो भी सैलरी नहीं होगा। लेकिन लॉ ने बड़ा क्लियर कर दिया कि कोई भी अमाउंट जो फिक्स कर दी जाए, सैलरी के परसेंटेज पे बेस कर दी जाए या फिक्स कर दी जाए, वो सैलरी का पार्ट बनेगी, होगी। प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी, पेंशन, एन्युटी, ईसॉस। परक्विजिट्स पर आए। परक्विजिट्स हमने कहा अलाउंस तो होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर सर, लेकिन अगर कोई बेनिफिट मिल जाए या कोई रिइंबर्समेंट मिल जाए तो वो बेनिफिट है, वो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, इसलिए वो भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, परक्विजिट कहते हैं। एग्जांपल, मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड होली और पार्टली फॉर प्राइवेट यूज बाय एम्प्लॉय, ऑफिशियल, और अगर होली फॉर ऑफिशियल यूज हो तो बेनिफिट ही नहीं है सर। बेनिफिट मिलेगा तो टैक्स होगा, एम्प्लॉय की जात को कोई बेनिफिट मिलेगा तो टैक्स होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे सैलरी के हैंडआउट का। अगर एक व्हीकल मिली ऑफिशियल पर्पस के लिए रही है तो उससे एम्प्लॉय की जात को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं सर, इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बेनिफिट टैक्सेबल है, बेनिफिट टैक्सेबल है। अगर कोई चीज मिली ऑफिशियल पर्पस के लिए रही है तो वो बेनिफिट थोड़ी हुआ। सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर एंड अदर डोमेस्टिक असिस्टेंट, यूटिलिटीज, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ठीक है, सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉयर दे रहा है, और अगर एग्जाम के अंदर भी ये सारी चीजें गिवन होंगी तो एम्प्लॉई की सैलरी में ऐड होंगी। Any obligation of an employee to the employer is waived by the employer, or any obligation of an employee to another person paid by the employer, जिसमें हमने लोन की मिसाल देखी थी। हाउसिंग और एकोमोडेशन डिटेल में आएगा। एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और हमने कहा सर मोटर व्हीकल और एकोमोडेशन तो नाम से मौजूद है, लेकिन अगर क्या एसी दे दिया जाए, एम्प्लॉयर बोले यार ये एसी उतार और ले जा घर पे अपने, जा अय्याशी कर, क्या टैक्सेबल होगा? लेकिन लिखा हुआ तो नहीं है एसी नाम से। हमने कहा सर नाम वाम से लिखने की जरूरत नहीं है, ब्लैंकेट क्लॉज आ गया। एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड और एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय एज रिड्यूस्ड बाय एनी पेमेंट मेड। हमने कहा एसी ले जा, लेकिन एक काम कर 5000 रुपए छोड़ जा टेबल पे, 5000 रुपए दे जा एडमिन डिपार्टमेंट को। अगर इस एसी को जो वो घर पे ले जा रहे हैं मार्केट वैल्यू 60,000 है, पे कर रहा है 5000, बेनिफिट कितना मिला? 55,000, बेनिफिट इज टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 8, लोन ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय। सर अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से लोन मिल रहा लोअर देन बेंचमार्क रेट, हमने कहा बेंचमार्क रेट अज्यूम करो मार्केट रेट है, मार्केट रेट से कम पर तुम्हें एम्प्लॉयर से लोन मिल रहा, ये क्या है? बेनिफिट है, और बेनिफिट टैक्सेबल होता है। अगर बेंचमार्क रेट 10% है, जो कि 10% है, और अगर आपको लोन मिला 8% पे, तो कितना टैक्सेबल होगा? सर बेनिफिट टैक्सेबल होता है, और बेनिफिट है 2% का तो 2% टैक्सेबल होगा, सिंपल सी बात है। सर क्या इस टैक्सेबिलिटी की कोई एक्सेप्शन है? हमने कहा 2 एक्सेप्शन है। अगर लोन अप टू 1 मिलियन होगा तो ये हरकत ना करना। दूसरा, इफ सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय एम्प्लॉय ऑन एनी ऑफ इट्स फैसिलिटीज, तो फिर हमने कहा कि ये कंसेशनल लोन टैक्सेबल नहीं होगा। और ये जो एम्प्लॉय की वेवर वाली बात है, ये इंटरेस्ट फ्री के केस में होगा, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। और हमने कहा कि अगर यही लोन किसी टैक्सेबल इनकम के जनरेट करने में इस्तेमाल हो जाए तो हमने कहा बेंचमार्क रेट पर एक्सपेंस लेस होगा। इसके हमने सवाल भी देखे थे। अच्छा भाई, एफबीआर ब्रोशर गाइडलाइन, ऑफिस रिफ्रेशमेंट्स वगैरह अगर मिले तो क्या टैक्सेबल होंगी? नो। प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी में पहला था प्रोविडेंट फंड, आगे देखेंगे। उसके बाद था गोल्डन हैंडशेक स्कीम। गोल्डन हैंडशेक स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की थी वो क्या थी? इस केस में ऑप्शन है, टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है किस चीज का? सर जो गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट मिलेगी या तो उसको सैलरी का पार्ट बना के नॉर्मल वे में टैक्सेबल कर ले नॉर्मल स्लैब रेट्स के ऊपर, पहला ऑप्शन,
दूसरा ऑप्शन, सर उसको अलग थलग कर ले, बाकी सैलरी अलग थलग कर ले, गोल्डन हैंडशेक को अलग कर ले और उस पर लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ टैक्स लगाए। दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें, जो लो अमाउंट आएगी टैक्स की वो फीजिबल ऑप्शन है। क्या ये सिंपल था? इसके ऊपर हमने सवालात देखे थे, पास पेपर के सवाल भी देखे थे। फिर हमने कहा कंसीडरेशन फॉर एन एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एनी कंडीशन रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट, इसके ऊपर हमने कई एग्जांपल देखे थे, याद आती हैं? आसान बातें। फिर हमने कहा एरियर्स ऑफ सैलरी, पुराने पीरियड की सैलरी मिल रही है, पुराने पीरियड का बोनस मिल रहा है करंट पीरियड के अंदर, जिसकी वजह से करंट पीरियड का टैक्स रेट बढ़ रहा है। तो सर ज्यादती की बात है ना, एम्प्लॉयर अगर टाइम पे दे देता तो इस साल मेरा टैक्स रेट ना बढ़ता ना इतना ज्यादा, क्या ख्याल है? तो हमने कहा कि ठीक है, अब गम ना करो, आपके पास ऑप्शन है, आप इन राइटिंग ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और क्या ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जो एरियर्स ऑफ सैलरी है, जो पुराने पीरियड के पैसे आपको अभी मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, आपके पास ये ऑप्शन है कि आप रिस्पेक्टिव ईयर्स में टैक्स करवा सकते हो। कैसे? रिटर्न अमेंड करके। अच्छा मैंने नहीं, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप था, मैंने पता नहीं कुछ सैलरी एरियर्स का डिस्कस कर लिया। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में हमने 3 बातें देखी थी। पहला पॉइंट ये था कि किससे मिल रहा है, दूसरा पॉइंट ये भी वही था, और तीसरा पॉइंट ये था किसको मिल रहा है। ये तीनों चीजें लॉ ने इसलिए क्लियरफाई कर दी कि ऐसा ना हो कि आप टोपी ड्रामा कराओ कि नहीं ये तो सैलरी नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या था, अगर कोई बेनिफिट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, एम्प्लॉयर के एसोसिएट से मिल रहा है या किसी थर्ड पार्टी से मिल रहा है अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉयर, तो ये ऐसा ही है जैसे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, यानी कि एम्प्लॉयर से मिल रहा है। कोई पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है। फ्यूचर एम्प्लॉयर से मिल रहा है, वो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। इसकी कई एग्जांपल्स हमने देखी थी। फिर हमने देखा एम्प्लॉई को मिल रहा है, एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉई को मिल रहा है, या टू एनी थर्ड पार्टी अंडर एन अरेंजमेंट विद द एम्प्लॉई मिल रहा है, तो वो भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के तहत कवर्ड है और पार्ट ऑफ सैलरी होगा। इसकी एग्जांपल्स किसी को देखनी हो तो फिर वो वीडियो में जाके देखेगा बेटा, ठीक है। पाकिस्तान सोर्स सैलरी में हमने कहा कि वो सैलरी जो मिले अगर एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही हो का मतलब है जो पाकिस्तान में रहकर सर्विसेज दी जा रही हो। अब चाहे पाकिस्तान में रहकर सर्विसेज मल्टीनेशनल कंपनी को दी जा रही हो, लेकिन वो है क्या, पाकिस्तान सोर्स सैलरी। मिसाल के तौर पर एग्जाम में सवाल आता है कि मल्टीनेशनल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपना एम्प्लॉय यहाँ पे भेज दिया 6 महीने के लिए रिसर्च वगैरह करने के लिए, मिसाल के तौर पर। तो अब वो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज कर रहा है, तो अब जो सैलरी उसको यहाँ पर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज करने पर मिल रही है वो क्या है, पाकिस्तान सोर्स सैलरी है। लेकिन एक केस होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो एक थोड़ा सा स्पेशल केस है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तो अब वो सर्विसेज कहीं भी दे, पाकिस्तान सोर्स वो सैलरी है पाकिस्तान सोर्स सैलरी, ठीक है। मिसाल के तौर पर फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर 1 महीना यूएस में रहकर आया, 1 महीना चाइना में रहकर आया, 1 महीना किसी और कंट्री के अंदर रहकर आया, वो 3 महीने तो कहीं और था, सैलरी मिलेगी, हाँ, दे कौन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो 3 महीने की सैलरी भी क्या है, पाकिस्तान सोर्स, फॉरेन सोर्स, पाकिस्तान सोर्स। लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज तो नहीं हुई पाकिस्तान में, हमने कहा लेकिन वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसलिए पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर employment is exercised। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स की बात मैं पहले ही कर चुका। परक्विजिट टैक्सेबल एट नोशनल वैल्यू में आता है अकोमोडेशन की वैल्यूएशन। अकोमोडेशन की वैल्यूएशन सबसे पहला उसूल, ये क्लॉज एप्लीकेबल कब होगा, जब घर एक्सरसाइज कर लिया जाएगा, एकोमोडेशन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया जाएगा और हाउस रेंट अलाउंस को मना कर दिया जाएगा। साइड में जा भाई, तू साइड में जा। हाउस रेंट अलाउंस को बोला जाएगा भाई हम तुझे नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, घर। जब हम घर ले लेंगे तो ये बेनिफिट आएगा। क्या बात समझ आती है? अगर सवाल में सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस लिखा हो और किसी ने अगर ये क्लॉज लगा दिया ना, ड्रॉ खौफ आएंगे उसको। वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अच्छा, हमने कहा था 2 अमाउंट्स कंपेयर होंगी, अगर घर ना मिलता तो क्या मिलता, और दूसरी अमाउंट क्या थी, 45% ऑफ बेसिक सैलरी और एमटीएस, जहां एमटीएस होगा वहां एमटीएस। अगर घर ना मिलता तो क्या मिलता, सवाल के अंदर या तो लिख दिया गया होगा घर ना मिलता तो पॉलिसी के हिसाब से ही ये मिलता, वो ले लो। अगर ये नहीं दिया हुआ और फेयर मार्केट रेंट दिया हुआ है, एएलवी दी हुई है, तो वो ले लो। दोनों दिया हुआ है तो जो पॉलिसी है वो ले लो भाई।
आगे चलते हैं, सेल्फ हायरिंग आईएफपी के साथ पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस अगर गाड़ी मिल रही है, गाड़ी का बेनिफिट मिल रहा किससे? एम्प्लॉयर से। किससे? एम्प्लॉयर से। गाड़ी गिफ्ट नहीं कर रहा हो तुमको, ये नहीं बोल रहा चाबी लो आज से तुम्हारी हुई, नहीं नहीं नहीं, इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, यूजेज का बेनिफिट है, यूजेज का बेनिफिट है। तो क्या अगर इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है तो क्या ये बेनिफिट है? उससे पूछे जिसको नहीं दे रहा, फिर पता लगेगा बेनिफिट है कि नहीं है। सही है। अच्छा, अब सर अगर गाड़ी दे रहा है और वो गाड़ी दे रहा सिर्फ ऑफिशियल यूज के लिए, तो क्या ये बेनिफिट है? नहीं। हमने कहा सर अगर दो चीजें हैं, या तो पार्टली फॉर पर्सनल हो, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तो जो पार्टली पर्सनल है, आधा पर्सनल यूज है, वो बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए। और ये भी हो सकता है कि फुली पर्सनल हो, तो वो भी बेनिफिट है, ऐसी बात है। तो हमने कहा सर अगर पार्टली फॉर ऑफिशियल पार्टली फॉर पर्सनल है तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और एफएमवी सीओएल, और अगर फुली पर्सनल है, फुली प्राइवेट है यूज, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज। और बातें इसके अंदर आसान थी जो आपको पता है। फिर हम मजीद आए आगे और हमने पेंशन देखा। हमने कहा पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, दो कंडीशंस का ख्याल रख लो। एम्प्लॉय डज नॉट वर्क फॉर सेम एम्प्लॉयर इन एनी कैपेसिटी और एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर। दूसरा क्या था? एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव मोर देन वन पेंशन। अगर ऐसा है कि एक से ज्यादा पेंशन मिल रही है तो हायर एग्जेम्प्ट होगी, लोअर टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन हमने कहा अगर 60 साल की एज हो गई है तो 60 साल से अबव ये दोनों कंडीशन भी क्या है? एग्जेम्प्ट है। फिर जो पेंशन मिले एग्जेम्प्ट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये वो पेंशन है जो एम्प्लॉयर से मिल रही है, कंफ्यूज मत करना। हमने एक पढ़ा था अप्रूव्ड पेंशन फंड, जो टैक्स क्रेडिट में पढ़ा था हमने, उसका कॉन्सेप्ट मैंने तबीयत से दिया था। वो क्या फंड होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय और बुढ़ापे के बाद उसको मिलता है, वो प्राइवेट पेंशन फंड होते हैं, उसका एम्प्लॉयर से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये पेंशन वो पेंशन है जो एम्प्लॉयर दे रहा है, उसका सैलरी से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर हमने देखा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। सर अगर तो सीरीज ऑफ पेमेंट ना हो और लमसम पेमेंट रिसीव हो जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हो रही है तो फुली एग्जेम्प्ट, अप्रूव्ड पेंशन स्कीम से हो रही है तो फुली एग्जेम्प्ट। अभी आपको याद करना पड़ेगा। और अनअप्रूव्ड पेंशन स्कीम से हो रही है तो एग्जेम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल व्हिचएवर इज ग्रेच्युटी। अच्छा, फिर कुछ कंडीशंस हैं वो आपने याद कर ली होंगी उम्मीद करता हूं। ग्रेच्युटी की क्या एग्जेम्पशन है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो फुली एग्जेम्प्ट। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड से मिल रही है तो फुली एग्जेम्प्ट। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी स्कीम से मिल रही है तो एग्जेम्प्ट अप टू 3 लाख। और अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी है, चाहे स्कीम हो या फंड हो, 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल व्हिचएवर इज लोअर। सुपर एनुएशन फंड जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। सर अगर अप्रूव्ड है, डेथ पे मिल रहा, टैक्सेबल नहीं होगा। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड है, जिंदगी में मिल रहा, जब मिलेगा पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। और अनअप्रूव्ड है तो चाहे जिंदगी में मिले चाहे मरने के बाद फुली टैक्सेबल। फिर हमने क्लॉज 53 बेनेवोलेंट फंड का देखा हमने, बेनिफिट एग्जेम्प्ट होता है। WPPF से कुछ मिल जाए एग्जेम्प्ट होता है। परक्विजिट विदाउट मार्जिनल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मल केस में तो सैलरी का पार्ट बनने चाहिए। लेकिन हमने कहा 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसको टैक्स अथॉरिटीज ने या लॉ ने स्पेसिफिकली स्टैब्लिश कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि अगर इनके एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर की तरफ से कोई बेनिफिट मिलता है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड तो वो टैक्सेबल। जिसमें पहला था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कि भाई कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, होटल में काम कर रहा है और उसको फ्री या सब्सिडाइज्ड फूड मिल रहा है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? कोई अगर हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और अगर उसको फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है तो क्या वो टैक्सेबल होगा? और अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है और उसके बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है तो क्या ये बेनिफिट टैक्सेबल होगा? इसके अलावा अगर ऐसा कोई बेनिफिट दिया जा रहा है किसी और इंडस्ट्री के अंदर, क्या वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। लीव इनकैशमेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव्स preparatory to retirement is exempt if it is received by government employee। ठीक है, आमतौर पर ये जो लिखा हुआ है ना, ये नेचर होता है लीव पे का नेचर होता है, लीव पे का।
लीव पे का नेचर होता है, लिख भी लो, लीव पे का नेचर होता है। कैसे? मैंने बताया भी था कि अगर एक एम्प्लॉय है जो रिटायर हो रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसकी जो नॉर्मल इनकैशमेंट होती है वो तो उसको मिलेगी अगर पॉलिसी के हिसाब से है तो। लेकिन जब रिटायर हो रहा होता है तो रिटायरमेंट से 2 महीने पहले उसने प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट लीव ले ली कि भाई 2 महीने पहले मैं काम छोड़ रहा हूँ ताकि अपना हिसाब किताब करूँ, अपनी तरतीब बनाऊं, आगे भी तो काम करूंगा मैं, जॉब छोड़ के क्या करूंगा मैं। तो उसने क्या किया, 2 महीने पहले ऑफ ले लिया, तो अब उसको 2 महीने की सैलरी मिलती है, ले ली है लीव्स, पैसे मिलेंगे उसको एज पर पॉलिसी, ठीक है। अच्छा भाई, अलाउंस टू पर्सन वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान, और हमने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा है जो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज दे रहा है, और जो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज दे रहा है और इस वजह से क्योंकि वो आउटसाइड पाकिस्तान सर्विसेज दे रहा है उससे कोई अलाउंस मिलता है या कोई एडिशनल बेनिफिट मिलता है। मिसाल के तौर पर फॉरेन मिनिस्टर है या सॉरी कोई एम्बेसडर है, हुकूमत पाकिस्तान का एम्प्लॉय है, एक स्पेसिफिक ग्रेड का एम्प्लॉय है, उस ग्रेड के लोगों को सैलरी मिलती है 8-8 लाख। तो वहां पर अगर यूएस के अंदर वो एम्बेसडर है उसको भी सैलरी मिल रही है 8 लाख। लेकिन हमने कहा चूंकि तू घर वालों से दूर रह रहा है, 8 लाख सैलरी भी मिल रही है, साथ में तुझे लाख रुपए का हम एडिशनल अलाउंस भी दे रहे हैं या एडिशनल गाड़ी दे रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पर घर दे रहे हैं तुझे अच्छा सा। तो अब ये बेनिफिट इस वजह से दिए जा रहे हैं क्योंकि वो आउटसाइड पाकिस्तान काम कर रहा है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो अब ये एडिशनल बेनिफिट्स जो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि वो आउटसाइड पाकिस्तान काम कर रहा है, एग्जेम्प्ट है। मेडिकल के ऊपर हमने तफसील से बात की थी, क्विकली रिकैप कर रहा हूँ। सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिलेगा, एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, डिपेंड करता है इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स है, नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स है। इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स है फुली एग्जेम्प्ट, नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स है टैक्सेबल। अलाउंस भी मिल रहा, फैसिलिटी भी मिल रही, अलाउंस भी मिल रहा और फैसिलिटी भी मिल रही, लेकिन सर फैसिलिटी इज इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फैसिलिटी एग्जेम्प्ट, अलाउंस टैक्सेबल। अलाउंस मिल रहा और फैसिलिटी भी मिल रही, लेकिन फैसिलिटी नॉट इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फैसिलिटी टैक्सेबल और 10% अलाउंस की एग्जेम्पशन मिलेगी। सिंपल है। पीएफ के अंदर हमने बहुत आसान और सिंपल बात देखी थी, क्या, चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड हो, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन जो उसको वापस मिलेगा जब छोड़ के जा रहा होगा, क्या वो दोबारा टैक्सेबल होगा? क्योंकि वो तो रिसीव्ड का पार्ट बन के हाथ के हाथ और साथ के साथ टैक्सेबल हो चुका। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में जब भी एम्प्लॉई को जाने पर माल मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड मिलेगा, फुली टैक्सेबल होगा। सिंपल। अनरिकॉग्नाइज्ड फंड खत्म। और रिकॉग्नाइज्ड फंड से पैसा मिल रहा एम्प्लॉई को जाने पर, तो हमने कहा रिकॉग्नाइज्ड फंड के केस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिटेड ईयरली बेसिस पर टैक्सेबल होगा। अगर लिमिट से एक्सीड किया, चादर से बाहर पांव फैलाए, हर साल टैक्सेबल करेंगे, और अगर लिमिट में रहा तो एग्जेम्प्ट, लिमिट किया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की लिमिट क्या, 150,000, 10% प्लस 10% ऑफ बेसिक प्लस टीए व्हिचएवर इज लोअर, और इंटरेस्ट क्रेडिटेड की लिमिट क्या, 16% ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस, 1/3 ऑफ बेसिक प्लस टीए व्हिचएवर इज हायर। जबरदस्त। तो क्या ये हैंड आउट अपने इख्तिताम को पहुंचता है? सारी बातें हमने टर्बो मोड पे रिकैप कर ली, याद हो गई, इंशाल्लाह हो जाएंगी। बेटा बातें क्यों होती हैं? मतलब अगर मैं ऐसा सीन है कि बोर्ड को रब कर रहा हूं और आपके पास 1-2 मिनट का टाइम अवेलेबल है, तो क्यों ना उस 1-2 लिमिट में 1-2 लिमिट्स को रिवाइज कर लिया जाए, 1-2 मिनट में 1-2 लिमिट्स को रिवाइज कर लिया जाए, तो उससे क्या होगा, ये लिमिट्स भूलेंगे नहीं आपको। लेकिन आप क्या करते हो, उस वक्त का बिल्कुल ठीक इस्तेमाल करने के लिए बातें शुरू कर देते हो कि ऐसा ना हो कि 1-2 मिनट जाए हो जाए, कोई ना कोई बात कर लो, नहीं याद आती तो दोस्त को कहते हैं यार कुछ तो सोच, कुछ तो बात करें, टाइम जाया हो जाएगा, ये कल हो ना हो, मौका मिले ना मिले, आज कर लेते हैं बात, जिक्र कर ले बंदा, कोई तस्बीह पढ़ ले बंदा यार, मतलब अजर कमा ले बंदा यार, अजर कमा ले।
हदीस में आता है जिसका मफहूम है, बात निकली तो बस जहन में आ गई। एक हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि जन्नत में जब इंसान चला जाएगा, जन्नत में जाने के बाद जन्नती को किसी चीज़ का अफसोस ना होगा सिवाय उस घड़ी के जो दुनिया में अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजर गई हो। हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कितना वक्त होता है हमारे पास, कितना वक्त होता है, बातें कर रहे होंगे, फजूल बातें कर रहे होंगे। घर में नींद के लिए भी अगर बिस्तर पर भी लेट रहे होते हैं तो आधा एक घंटा बस हवा में तक रहे होते हैं। भाई जिक्र कर लो, आयतल कुर्सी पढ़ लो, अजर मिल जाएगा। क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि जिक्र के एक एक बोल पर आपको क्या मिलेगा और अल्लाह पाक क्या देंगे। आज अगर आपको कोई बंदा बोले यार ये एनवेलप पकड़ो, क्या है इसके अंदर, यार इसमें आपके लिए 10 करोड़ रुपए का तोहफा है, क्या हाल होगा? दीवाने हो जाओगे। 10 करोड़, इतना बड़ा इनाम, ये तो दुनियावी चीज है ना। अगर अल्लाह पाक एक एक जिक्र के बोल पे जो देंगे ना, अगर आज इंसान पर खोल दें, इंसान को नजर आ जाए, खुशी से उसका दम निकल जाए, खुशी से उसका कलेजा फट जाए, हमें नहीं पता। तो ये कमाई मुफ्त की कमाई है ना, इसके पैसे लगते हैं? नहीं लगते। लेकिन हम ये कमाई नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे। आधा सेकंड मिल गया ना, ये बातें करेंगे। अगर 3 दफा रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ लो तो उससे होगा ये कि आगे जो पढ़ने लगे वो दिमाग के अंदर घुस के बैठ जाएगा, निकलेगा नहीं कभी। उस वक्त के अंदर अगर तुम ये दुआ पढ़ लो, भाई इंसान की कोई औकात है? मैं लाख समझाना चाहूँ आपको समझा सकता हूँ? नहीं। कैसे समझ आ जाता है? क्योंकि हम क्लास की शुरुआत अल्लाह से दुआ से करते हैं, तो आपको समझ आ जाता है। वरना ना मेरी औकात आपको समझा सकूं, ना आपकी औकात आप कुछ समझ सकूं। तो जब हम हर स्टेप पर अल्लाह से मांग के चलेंगे ना, फिर अल्लाह पाक की ऐसी मदद आएगी कि हमारा दिमाग सटपटा जाएगा कि ये हुआ क्या है, ये हुआ कैसे। बात आती समझ में? अपना वक्त बर्बाद ना करो। एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है। पढ़ सकते हो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो अल्लाह से दुआ मांग लो, वो दुआ काम आ जाएगी मेरे दोस्तों, दुआ काम आ जाएगी। एग्जाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ रही होगी ना जो तुमने पढ़ी हुई होगी, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही होगी, वो दुआ की बरकत से तुमको रिकॉल हो जाएगी इंशाल्लाह। क्या ये बात समझ आती है? बच्चे कहते हैं हमारा सर हाफजा बहुत कमज़ोर है। एक बच्चा आया था मेरे पास रीसेट सेशन के बाद, सर मैं क्या करूँ, मैं ये करूँ, दिमाग में बैठती नहीं चीज़ें। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, हाफजा तेज़ कैसे होगा तुम्हारा? किसी का भी हाफजा तेज़ कैसे होगा? हम हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं, हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनते हैं। यार आप मुझे एक बात बताओ, देखो शैतानी चीज़ का एक असर होता है। देखो शैतान तो ना हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ आपके। कुरान में आता है जिसका मफहूम है शैतान इज अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ दुश्मन, ओपन चैलेंज दे के निकला अल्लाह पाक को, करूंगा गुमराह आपके बंदों को। तो शैतान तो इस ताक में लगा हुआ है कि टारगेट करके ठा कर दे। अब हम क्या कर रहे हैं? हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं। अच्छा, इसका असर तुमने खुद नोट किया होगा। कोई एक गाना हो और आपको अच्छा लगता हो वो सॉन्ग, ठीक है, आप हेडफोन लगा के वो गाना सुनो, उसके बाद 2 दिन तक 3 दिन तक गुनगुनाते रहोगे, चलते फिरते उठते बैठते वही गाना गुनगुना रहे होगे, क्योंकि उसने असर ऐसा छोड़ा दिमाग पर, उस शैतानी चीज ने दिमाग पर असर ऐसा छोड़ा कि आपकी मेमोरी की कितनी सलाहियत उसने कैप्चर कर ली। अब तुम टीचर का लेक्चर सुन के आ रहे हो, वो नहीं रहेगा दिमाग पे, लिमिट नहीं गुनगुनाओगे तुम, लिमिट नहीं बड़बड़ाओगे तुम, क्या गुनगुनाओगे? वो गाना गुनगुनाओगे। देखो शैतानी चीज में अट्रैक्शन है ना, तभी तो जन्नत है और जहन्नुम है। क्योंकि अट्रैक्ट कौन सी चीज करेगी? जो शैतानी। क्या ख्याल है? और अगर आप पढ़ने बैठ जाओ कुरान तो आपको आएगी नींद, तो वो नहीं पढ़ा जाएगा, वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाफजा तेज किस में होगा? आप कुरान को देख के पढ़ो, आपका हाफजा तेज होगा। आप रोज कुरान को देख के पढ़ो, आदत बना लो, पाओ 12 पढ़ लो, 1 सफा पढ़ लो। लोग कहते हैं, उल्मा कहते हैं 1 लाइन पढ़ लो, 1 रुकू पढ़ लो, 1 रुकू पढ़ लो। नहीं पढ़ा जाएगा हमसे। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? शैतान पढ़ने ही नहीं देगा। हालांकि है कितनी देर की चीज? 5 मिनट की चीज है।
लेकिन शैतान नहीं पढ़ने देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है जब तुम पढ़ने बैठोगे तो फिर एक रुकू नहीं पढ़ोगे, आधा पारा पढ़ लोगे। एक बंदा वजू करके बैठेगा, एहतमाम के साथ कुरान खोलेगा, क्या वो सिर्फ एक रुकू पढ़ेगा? फिर करने नहीं देगा तुमको, एक लाइन नहीं पढ़ने देगा तुमको। लेकिन अगर किसी को अपना हाफजा तेज करना है, देख के कुरान पढ़ ले। गुरु की बात बता दी मैंने, करेगा कोई नहीं। क्यों? अट्रैक्शन नहीं है ना इसके अंदर, अट्रैक्शन नहीं। बात आती समझ में? तो देखो, हमें तो हर स्टेप के ऊपर शैतान से लड़ना है, जंग करनी है, जिहाद करना है। और आज का दौर है फुल ऑफ फितना। हर कदम पर फितना है, हर कदम पर फितना है, हर कदम पर शैतान है। यकीन करो, जब मैंने सीए किया था, मेरे लिए सीए करना बहुत मुश्किल नहीं था, इसलिए क्योंकि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। जब मेरा सीए फाइनल का लास्ट पेपर बाकी था, तब मैंने स्मार्टफोन परचेज किया था। सही है ना? उस फोन में, जब फोन हुआ करते थे पहले के, तुम शायद छोटे हो गए हमसे, थोड़े ही छोटे हो गए। तो वो फोन ऐसे होते थे जिसके ऊपर ऐसा नहीं होता था कि आपका 4G चल रहा, 3G चल रहा। पहले एज आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। स्मार्टफोन के अंदर भी एवोल्यूशन होता रहा, लेकिन ये एवोल्यूशन बहुत तेजी से हुआ। आज छोटे छोटे बच्चे के पास मोबाइल फोन, छोटे छोटे बच्चे के पास। आज यकीन करो, हम तो देखते हैं ना, बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, माएँ पोएम लगा देती हैं, बच्चे वो देख के खाते हैं। और हर बच्चा चूंकि बड़े के हाथ में फोन देखता है, अपनी माँ के हाथ में, अपने बाप के हाथ में, तो आज छोटे से छोटे बच्चे को वो फोन चाहिए। कैसे मना करोगे आप उसको? क्या बोलोगे? अच्छी चीज नहीं है। नहीं बच्चा, अच्छी चीज नहीं है। हाँ, आपके हाथ में क्यों है पापा? फिर आपके हाथ में क्यों है? अच्छी चीज तो नहीं है। तो कैसा फितने का दौर है, कैसा फितने का दौर है कि अपने आप को बचाना कितना मुश्किल है। हर बंदे के जेब में ये मोबाइल फोन पड़ा हुआ है। अब ये मोबाइल फोन दुनिया की हर बुराई की जड़ है। हर बुराई जो आप सोच सकते हो, ये उसकी जड़ है या नहीं? फजूल बातों की जड़ ये मोबाइल फोन, फजूल चीजें देखने की जड़ ये मोबाइल फोन, हर चीज की जड़ ये मोबाइल फोन, हर बुराई की जड़ ये मोबाइल फोन। तो देखो, इससे बचना मुश्किल है। इससे बचेगा कौन? इससे बचेगा कौन? इससे बचेगा वो जो अपने आप को आमाल के अंदर, अच्छे आमाल में इंगेज रखेगा। एक सबसे बड़ी नेमत तो ये है कि अल्लाह पाक ने तुमको सीए के प्रोफेशन में भेज दिया। मैं ये समझता हूँ जो बच्चा सीए के प्रोफेशन में आ जाता है ना, वो खुद ये प्रोफेशन आधा रोल प्ले कर देता है उसको इन खराफात से बचाने के लिए। लेकिन उस बच्चे के लिए जो सीरियस होगा पढ़ाई की तरफ, यकीन करो, तुम थोड़े अरसे बाद अपना और उसका कंपैरिजन कर लेना, जो तुम्हारे घर में, खानदान में कोई कजन वजन होगा और जो किसी यूनिवर्सिटी में जाता होगा, उससे तुम अपना कंपैरिजन करना। इंशाअल्लाह तुम अपने आप को उससे बहुत बेहतर पाओगे, इंशाअल्लाह। फिर जब तुम सीए फाइनल में जाओगे तो तुमको ज़्यादातर बच्चों की दाढ़ियाँ मिलेंगी, मेरी तरह दाढ़ी आ जाती है उनकी। उनको पता है अल्लाह ताला से मांगेंगे, आमाल पे आएंगे तो ही पेपर निकलेंगे। अच्छा, मेरी दाढ़ी ऐसा नहीं सीए फाइनल में रखी थी, मैंने तो शुरू से रखी हुई थी, तो मैं डाउट नहीं करना मेरे पे, ठीक है। तो मैं कह ये रहा हूँ कि फिर इंसान को पता लग जाता है कि तफरी तमाशों से तो पेपर नहीं निकलेंगे, मैं जितनी मेहनत कर लूँ तो भी नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, वालिदैन की खिदमत कर लूँ, उनकी दुआएं ले लूँ और मेहनत भी फुल करूँ, तो ज़रूर पेपर निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बातें जहन में नहीं बेटा। देखो, हमें अपने आप को बचाना है और दौर ऐसा है कि हर तरफ कांटे बिछे हैं, आपको चलना है। कैसे चलोगे? बहुत एहतियात से चलना है, बहुत बच के चलना है, वरना आज के दौर में अपने थॉट्स को फोकस्ड रखना, इधर उधर सोच ना भटके, इधर उधर की बातें ना देखूं, ये चीज़ बहुत मुश्किल है। और आज जो बच्चे फेल हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न यही चीज़ है। क्योंकि देखो, आज के बच्चे के पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या पहले थी? नहीं थी। जब मैंने सीए किया, ऑनलाइन क्लासेस की कोई फैसिलिटी नहीं थी। यू मिस्ड द क्लास, यू लॉस्ट द लेक्चर एंड दैट इज फॉर एवर। एक टीचर जो 100 बच्चों को पढ़ा रहा, वो आप अकेले के लिए, चूंकि आपने क्लास मिस करी है, कभी भी वो लेक्चर रिपीट नहीं करेगा। और क्यों करे? करना भी नहीं चाहिए उसको।
करना भी नहीं चाहिए उसको। हमारे टीचर, जितने टीचर से मैंने पढ़ा, इक्का दुक्का के अलावा मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, शेयर ही नहीं करते थे टीचर, अपना नंबर देते ही नहीं थे। व्हाट्सएप ही नहीं था किसी के पास कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे कुछ सवाल पूछ सकें। फोन नंबर नहीं था कि उनको कॉल करके उनसे कुछ गाइडेंस ले सकें। नहीं, जाना है, मिलना है, कैंपस जाओ, टाइम लो, रिसेप्शन पे जाओ, टाइम लो, बताओ, टाइम देंगे तो मुलाकात करें। एंड दैट वाज द बेस्ट प्रोटोकॉल। क्योंकि देखो टीचर का एक लेवल है, उस्ताद का एक मुकाम है, और उस मुकाम को पहचानना है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जब होते थे, उसके बावजूद आपसे अच्छा पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। आज स्टडी टेक्स्ट भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, पहले नहीं था। ना स्टडी टेक्स्ट थी, ना क्वेश्चन बैंक था, ना ऑनलाइन क्लासेस थी, ना व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, ना रिकॉर्डेड वर्जन्स थे, कुछ नहीं था, लेकिन आपसे अच्छा पढ़ते थे। आज सब कुछ होने के बावजूद रो रहे हैं आप लोग, रो रहे हैं आप लोग। पेपर फेल हो गया सर, पेपर नहीं पास हो रहा सर, नहीं पास हो रहा। कैसे पास होगा? कैसे पास होगा? ठीक है, मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ आमाल भी। मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉपी खुली हुई है, नजरें नोट्स पर हैं, दिमाग कहीं और चल रहा है, किसी और के साथ मीटिंग में लगा हुआ है दिमाग। कैसे याद होगा? होगा याद नहीं होगा। 1 घंटा भी बैठे रहोगे ना तुम, एक सवाल याद नहीं होगा। लेकिन सर मैं 1 घंटा पढ़ता रहा, नहीं तू पढ़ नहीं रहा था, पढ़ नहीं रहा था। पढ़ने का मतलब फिजिकल प्रेजेंस थोड़ी, मेंटल प्रेजेंस भी तो है कि नहीं? तो मेरे बच्चों, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में अपने आप को बचाना हर बंदे के लिए मुश्किल है, बच्चे के लिए मुश्किल है, बूढ़े के लिए मुश्किल है। तो फिर आप लोग तो उस एज में हो जो यूथ है, जवानी की एज है, तो आप लोगों के लिए और मुश्किल है। क्या ख्याल है? इन सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाना है, और बचा वही सकेगा जो खुद कोशिश करेगा, जो खुद कोशिश करेगा। इसमें हमें अपनी कोशिश खुद करनी है। मैं नहीं बचा सकता आपको। मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़े थोड़े दिनों बाद एक डोज दे सकता हूँ, झंझोड़ सकता हूँ, हिला सकता हूँ, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपके अम्मा अब्बा भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते। वो भी बोल सकते हैं 1 दफा 2 दफा, वो तो फिर कम बोलते होंगे कि बच्चा नाराज ना हो जाए, बदतमीजी ना करने लग जाए हमसे। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, आपका फ्यूचर आपके हाथ में, आपकी पढ़ाई आपके हाथ में। थोड़ा सा, मैंने उस दिन भी सेशन था, हफ्ते वाले दिन मैंने एक बात कही, मैं आज भी वो बात कर रहा हूँ। इस प्रोफेशन को जिंदगी के 5.5 साल दे दो, 5.5 years, 5.5 years इस प्रोफेशन को अपनी जिंदगी की कीमती 5.5 साल दे दो। इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है, कभी रिग्रेट नहीं करोगे, और हमेशा दुआ दोगे कि सर आपने कहा था, आपने तो बस आंखें बंद करके ये साल झोंक दिए पढ़ाई के अंदर। उसके बाद इंशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है, बहुत अच्छी जिंदगी। ये मत सोचो मुझे कितने की जॉब मिलेगी, लाख की मिलेगी, 1.5 लाख की मिलेगी। जॉब से बहुत बढ़ के तुमको ये प्रोफेशन दे सकता है, क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर तो तुम टैक्स प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दो यार, लोगों को टैक्स कंसल्टेंसी देना शुरू कर दो। तुम किसी जॉब के मोहताज हो क्या? मैंने जब जॉब छोड़ी, मुझे पता लगा कि अल्लाह पाक ने इंसान को कितनी सलाहियत दी है। सबसे पहले अल्लाह का करम, उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने इस प्रोफेशन के अंदर डाला। तो जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, दैट इज प्रेशियस, प्राइसलेस। तो मैं किसी जॉब का मोहताज नहीं हूं, एम्प्लॉयमेंट का मोहताज नहीं हूं। आपको अगर टैक्स अच्छे से आता है, आप टैक्स, वो बच्चा मुझे आया मेरे पास कहने लगा, सर मैंने, आपने जो ये बातें कही ना, ये बिल्कुल यही बातें मेरे साथ हुई, और मैंने बिजनेस इनकम छोड़ दिया था पेपर के अंदर। और ये मेरा जो दोस्त था जिसने आपके साथ आपसे पढ़ा था, इसने कहा था, देखा सर ने कहा था बिजनेस इनकम आएगा, और हमने छोड़ दिया। मैंने बार बार कहा था, मैंने कहा था इस टाइम में मेरा दिल कह रहा बिजनेस इनकम आएगा, मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। और बच्चों ने यही किया, छोड़ दिया, प्रैक्टिस नहीं करी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। उन बच्चों का जिन्होंने बिजनेस इनकम छोड़ दिया था, पेपर रुक गया। मैंने मॉक के अंदर बिजनेस इनकम भर के दिया था। उसने कहा, हमने सोचा कि वो मॉक तो टीचर इसलिए मुश्किल बनाता है ताकि जो है ना बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। बोला वाह यार, वाह।
अच्छा, सेल्स टैक्स के अंदर प्योर थ्योरी आती थी आज से पहले। लास्ट अटेम्प्ट का आप मेरा मॉक उठा के देख लेना। आईसीएमए के पेपर के अंदर छोटे छोटे एक एक लाइन के केसेस थे, 1 मार्क के, मैंने सवाल दिए थे। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने सेम उस पैटर्न पे सवाल दे दिया, सेम एक मार्क के 5 केसेस। अब मॉक देख लेना, मैंने एज इट इज दिया हुआ सेम पैटर्न के ऊपर। और बच्चा कह रहा था सर देखिए आपने मॉक में दिया एज इट इज, उसी पैटर्न के ऊपर सवाल आ गया, नॉर्मल थ्योरी से हट के, ट्रेडिशनल थ्योरी से हट के सवाल आ गया। यार कभी कभी जो है ना, कभी कभी अल्लाह पाक ना टीचर के दिमाग में भी डाल देता है, ठीक है, तो इग्नोर ना किया करो। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, कितने बच्चों ने दिया होगा वो फाइनल मॉक? पूछो जरा। 10 भी नहीं थे बेटा, 10 भी नहीं थे, 6-7 बच्चे थे, जिसमें से 3-4 बच्चे आधा मॉक करके कट लिए। ये लेवल है सीरियसनेस का सीए के बच्चों का, ये लेवल है सीरियसनेस का। सोचो तुम, फिर बोलते हैं हम कि हमारा पेपर पास क्यों नहीं होता। होना चाहिए, इस सीरियसनेस पे होना चाहिए। हो जाता है तो अल्लाह का करम, डिजर्व नहीं करते। थोड़ा सा एहसास करोगे इंशाल्लाह आइंदा। गुड। सवाल है बेटा सैलरी का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया भी था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और रिक्वायरमेंट, ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट, हमेशा की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी, पेज 20। अच्छा, मैं कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, आप लोगों ने जो कैलकुलेशन की होगी मुझे बताओगे, और एक बच्चा बताएगा मुझे। अगर मैं गलत लिखूंगा तो कोई दूसरा बच्चा बताएगा। तुमने किया हुआ फैजान, तुम मुझे बताओगे फिगर्स की कैलकुलेशन। और अगर इस बच्चे ने नंबर गलत लिखा तो फिर कोई बच्चा बीच में टोकेगा। सब कोरस के अंदर नहीं बोलना प्लीज। हाँ, तो जो भी कैलकुलेशन हो मुझे डायरेक्ट नंबर बता देना मल्टीप्लाई करके, सही। अच्छा भाई, मिस्टर अशफाक, टैक्स ईयर 2022, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा भाई, बेसिक सैलरी सबसे पहले 144, नहीं वो मैं लिखता हूँ, जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तुमसे पूछूंगा फिर बताना। बेसिक सैलरी महीने की दी हुई है, साल की दी हुई है? सर महीना लिखा हुआ नहीं है, और ये है साल की। डियरनेस अलाउंस क्या ख्याल है, साल का? यस सर। 144,000। आगे चलो, ओहो जबरदस्त। अब मैं पूछूंगा अभी ना बच्चों से, एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर हैज बीन अवेल्ड, अंडरलाइन कर लो इसको, हैज बीन अवेल्ड को अंडरलाइन करो, अवेल्ड। एकोमोडेशन की वैल्यूएशन का क्लॉज लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। फेयर मार्केट रेंट कितना? 540। हाउस रेंट अलाउंस इन कैश इज अदरवाइज, अंडरलाइन करो इसको, हाउस रेंट अलाउंस इन कैश इज अदरवाइज अवेलेबल एट 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो क्या मैं ये इसको कह सकता हूँ ये पॉलिसी अलाउंस है? इफ एन एम्प्लॉय डज नॉट अवेल एकोमोडेशन फैसिलिटी, तो आओ जरा देखते हैं और आप बताओ कि ठीक कर रहा हूं मैं या नहीं कर रहा। एकोमोडेशन वैल्यूएशन, और एकोमोडेशन वैल्यूएशन में दो अमाउंट्स को कंपेयर करूंगा। एक है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, अच्छा ये होगी, ये तो फिक्स है क्या, और यहाँ पे क्या लिखूं 40% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ऑब्वियस सी बात है क्या कैलकुलेशन करने की भी जरूरत है, हायर कौन सा होगा, तो जरा बता दो इसका 45 कितना है? 648,000। वेरी गुड। तो हमने कहा कि सर यहाँ पर आप सीधा 45% ऑफ बेसिक सैलरी बीइंग हायर ले लिया आपने। अगली चीज क्या है मेरे बच्चों? बोनस। तो ऐड करो बोनस को,
अच्छा, अब यहाँ एक बात बताओ, अब ये जो चीजें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इसको लिस्ट डाउन करना, आधा आधा मार्क इसका है, मुफ्ते के मार्क्स है नहीं है। अगर मंथली दिया हुआ हो और नंबर ऑफ मंथ्स दिए हुए हो, मल्टीप्लाई करके फिगर लिखना है, इसके मार्क्स हैं। बच्चे क्या करते हैं, पागलपन। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था ना, एक बच्चा मेरे पास आया, बल्कि वो बच्चा शायद बैठा हुआ ही है, पूरा पेपर अच्छा 48 पे रुका। देखो ये अच्छा है ना, बच्चे जब मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इसका मतलब हम दूसरों की मिस्टेक से सीख रहे हैं। अल्लाह पाक उसका पेपर इसी बरकत से शायद निकाल दें, उसने इतने लोगों को सिखा दिया। तो क्या गलती हुई उससे, 48 पे पेपर रुका उसका। एक सवाल था लॉसेस का, वो लॉसेस का सवाल इंतहाई आसान सवाल आ गया 8 नंबर का। उसने कहा ये तो मैं कर ही लूंगा, सबसे आखिर के लिए छोड़ दिया। आखिर में टाइम ही नहीं बचा, 8 मार्क्स का सवाल था, 8 में से कुछ नहीं 7 तो पक्के थे, और उसका पेपर कितने मार्क्स से रुका, 2 मार्क्स से रुका, 2 मार्क्स से रुका। यानी कि अगर वो ये सवाल पहले कर लेता, क्या ये पेपर पास था उसका? मैं बार बार कहता हूँ, जो सवाल सबसे अच्छा आता है सबसे पहले करो, सबसे अच्छा आता है सबसे पहले करो, सबसे अच्छा आता है सबसे पहले करो। बाद में अच्छा आता हुआ सवाल भी नहीं आएगा, अगर तुम्हारे हाथ पांव फूल गए होंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आखिरी 8th क्वेश्चन है ना, 8th क्वेश्चन अगर सबसे अच्छा आता है, सबसे पहले नंबर पे वो करो, सबसे पहले। क्या बात समझ आती है? दूसरी बात, ये सवाल है, इसके अंदर कोई एक एडजस्टमेंट आ गई, टेक्निकल तोप आ गई एडजस्टमेंट, अब उसी के ऊपर लगे हुए, दिमाग भी उसी पे लगा हुआ है, उसी को वर्कआउट कर रहे हैं। बाकी पूरा सवाल 18 नंबर का है, 18 नंबर में से एक एडजस्टमेंट मुश्किल है, जिसका 1.5 मार्क्स होगा, 1 मार्क होगा, 1.5 मार्क होगा, बहुत कर लो 2 मार्क होंगे। उस चक्कर में 16 नंबर का जनाजा निकाल देता बच्चा अपना। क्या अक्लमंदी है? देखो, हार्ड वर्क विल नॉट लीड यू टू सक्सेस, यू नीड टू बी अ स्मार्ट वर्कर। थोड़ी अकल इस्तेमाल करो, थोड़ी अकल इस्तेमाल करो। सेल टैक्स का सवाल है 18 नंबर का, 19 नंबर का, एक एडजस्टमेंट नहीं आती, उसके चक्कर में लगे पड़े में 20 मिनट बर्बाद कर दिए। ओ भाई, तेरे 18 में से 16 भी आ जाते तो भी तू पास से बहुत ऊपर निकल जाएगा। उस एक एडजस्टमेंट को रोने से अच्छा है बाकी तो कर ले। बार बार टीचर समझाएगा, लेकिन नहीं समझेंगे। आ जाओ, बोनस हमने किया 248, उसके बाद कन्वेंस अलाउंस में हमें 5% और 10% वाला करना पड़ेगा ना। वजह सर अलाउंस है, कैसी बात कर देते हैं आप। कन्वेंस अलाउंस एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा। Leave fare assistance with reference to a 10 days leave availed by Mr. Ashfaq. This amount represents cash allowance. He visited Islamabad with his family. Yes sir. Cash benefit दिया जा रहा है, फैमिली की विजिट के लिए दिया जा रहा है, सीधी सी बात है, टैक्सेबल। Leave fare assistance कितना है बेटा? ये 204 है। लंच अलाउंस क्या करें? 108। ओवर टाइम क्या करें? टैक्सेबल होता है ओवर टाइम? बिल्कुल होता है सर, कैसी बात करते हैं आप। कितना बेटा? और ये जो इनकैशमेंट हुई है लीव्स की, ये तो टैक्सेबल नहीं होती? ये भी होती है सर। लीव इनकैशमेंट, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट नहीं होती। देखो, अब तुम ना जनरलाइज नहीं करो मेरे बच्चे। What next? He received a medical allowance. अब ये देखना सब जरा गौर से देखेंगे बेटा, मेडिकल अलाउंस को जरा गौर से देखेंगे। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अच्छा, सारी चीजें, सारे अलाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं, लेकिन जब मेडिकल अलाउंस का नाम आएगा तो हमारा दिमाग चलना चाहिए। क्या दिमाग चलना चाहिए? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये मेडिकल अलाउंस अकेला मिल रहा है या किसी फैसिलिटी के साथ मिल रहा है। सबसे पहली बात, अगर अकेला मिल रहा है तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होगा। अगर किसी फैसिलिटी के साथ मिल रहा है तो हम देखेंगे कि इन अकॉर्डेंस विद टीओई है या नॉट इन अकॉर्डेंस विद टीओई है। तो देख लेते हैं। ही रिसीव्ड मेडिकल अलाउंस ऑफ 135। ही ऑल्सो रिसीव्ड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ 195
as per policy for which he has proper receipts with NTN of the medical practitioner. तो अब जरा मुझे बताओ कि क्या ये 130 जो जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ये 135 क्या पूरा टैक्सेबल होगा? आप बताओ। अब कंप्लीट बात बोलो, क्या बोलना चाहते हो बच्चा? जो मेडिकल अलाउंस मिला है इस पे 10% एग्जाम्प हो जाएगा। अच्छा, और जो बाकी उसको मिला है वो 195 वो एग्जाम्प। अच्छा, तुमने ये बात तो ठीक बोली, ये जो 195 है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जब आपको मेडिकल फैसिलिटी के साथ अलाउंस भी मिले और मेडिकल फैसिलिटी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत एग्जेम्प्ट हो, तो फिर मिलने वाले अलाउंस पे 10% का बेनिफिट नहीं मिलता। भूल गए? मेडिकल अलाउंस विल बी फुली टैक्सेबल मेरे बच्चे। बोलो कितना? 1.35। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको बताई हुई है, जिस चीज को, जिस इंफॉर्मेशन को हम लोग इग्नोर मार रहे हैं उसको एक्सप्लेन जरूर करोगे। जैसे तुमने इस मेडिकल फैसिलिटी के बेनिफिट को देखो, वरना तुम्हारा मार्क्स आधा मार्क 1 मार्क इधर जाता रहेगा। देखो, जिस बच्चे का 47-48 मार्क पे पेपर रुक रहा ना, अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी छोटी मोटी चीजों पर ध्यान दे देता ना, उसके 2 मार्क्स आ जाते। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने सवाल सॉल्व किया, पूरा करके आगे बढ़ गया। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसने सवाल सॉल्व किया, पूरा करने के बाद उसने कहा, सर ने कहा था कि जो चीज, जो इंफॉर्मेशन सवाल के अंदर इग्नोर मारो उस पर कमेंट जरूर लिख देना। और मैंने इस मेडिकल रिम्बर्समेंट 195 को इग्नोर मार दिया तबीयत से। उसने क्या किया? उस बच्चे ने कमेंट डाला, ठीक है, since the medical facility is in accordance with the terms of employment, therefore amount of 195,000 is exempt. उसने आधा मार्क्स ज्यादा स्कोर कर लिया। बात समझ आती है? अब मैं सवाल सॉल्व करवा रहा हूं, मैं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता दिया, मेरा काम हो गया, मैंने डिस्कस कर लिया। वो एक जुमला तुमने लिखना था, तुम लिख लो। जो फुल फ्लैज बड़े वाले क्वेश्चन है, जो मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा, टेम्पलेट दूंगा, उसमें तो मैंने सब में लिख दिया, डाल दिया सर, ठीक है। चलो के पे आ जाओ। डोनेशन, तो क्या करें? सैलरी में से एक्सपेंस लेस कर दें? सर खुदा को माने, सैलरी में से कभी एक्सपेंस लेस हुआ है आज तक? ही रिसीव्ड 24 लाख एज इनहेरिटेंस, क्या करें? ऐड कर दें? इनहेरिटेंस थोड़ी ऐड होती है, कैपिटल रिसीट होती है यार। परचेज शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, नहीं सर, इस पे तो क्या मिलता है पता नहीं, हमें देखते हैं आगे। अप्रूव पेंशन फंड, ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, लेस करूं यहाँ से? क्यों ना करूं भाई? हाँ, तो डिडक्टेबल अलाउंस इसी में से लेस होता ना फिर। चलो इसको सम तो करो, क्या आती है? सम करो। तो ये आ गई मेरे पास टैक्सेबल सैलरी। मैंने टैक्सेबल इनकम थोड़ी लिखा है, क्या लिखा है पढ़े? टैक्सेबल सैलरी लिखा है ना, सम तो करके बताओ तो सही। 31,335 3229500। क्या सबका ये आता है? फैजान कैलकुलेट सही नहीं किया तुमने। अच्छा भाई, इसमें से क्या भी लेस होगा बच्चा? ज़कात करो। क्या कैपिटल रिसीट है, इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, टोटल में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों कर रहे हो? ऐड करके लेस क्यों करने का? 80 टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, इसका चीजें मैं बाद में बताऊंगा जब मैं सवाल कराऊंगा। अभी तो सिंपल करो ना इसको, अभी टेक्निकल नहीं बनाओ इसको। 3142 वेरी गुड। तो ये क्या आती है बेटा? टैक्सेबल इनकम आ गई। अब क्या भी निकालोगे? जरा चेक करो, सैलरीड केस है, नॉन सैलरीड केस है, चेक तो करो, कैलकुलेट तो करो। खुदा को मानो यार, ये सिर्फ सैलरी है, सैलरी है तो सिर्फ क्या होगा? ये सैलरीड केस।
हाँ बच्चा बोलो, मेरे पास स्लैब नहीं है। Tax on rupees 30. इनकम टैक्स पहले बेस स्लैब पे बताओ, और रुपीज 2.5 मिलियन। Yes, sir. 195,000. 1 ये कौन सा स्लैब है बेटा? अच्छा, और आगे का पता है? टैक्स ऑन रुपीज 642,500 एट 17.5%, जो के बना 112437 कर लेते हैं इसको, ठीक है? 307,437 कर लो, चलो 8 कर दूं, आगे की तरफ राउंड ऑफ कर दूं। चलना, खैर है, एक से कुछ नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या करें बेटा? अब क्या खत्म हो गया सवाल? नहीं सर, अभी लेस होगी। ये आ गई ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। अब इसमें से लेस होंगे क्या मेरे बच्चों? टैक्स क्रेडिट्स लेस होंगे, और लेस हो जाएगा टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस। जरा बताओ क्या, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। जो कैसे आता है? टैक्स लायबिलिटी अपॉन टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स लायबिलिटी क्या? 307,438 डिवाइडेड बाय 3,142,500 मल्टीप्लाई। आओ देखते हैं डोनेशन की अमाउंट क्या है। He paid a donation of 81,000 through banking channel, अंडरलाइन कर लो, to a hospital, हॉस्पिटल को दिया है, being run and controlled by local government। तो क्या ख्याल है, टैक्स क्रेडिट दे दें इसको? बिल्कुल देना चाहिए सर हमें। लिमिट्स याद है किसी को? क्या? एक्चुअल डोनेशन 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्या? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो क्या टैक्सेबल इनकम का 30% कितना आएगा? बहुत ज्यादा आएगा सर, बहुत ज्यादा आएगा। 81,000 से मल्टीप्लाई करें 79। वेरी गुड बेटा, आ जाओ। अगला टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट ऑन टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या लेंगे सर? यही वाला लेंगे, 438 डिवाइडेड बाय 3,142,500 मल्टीप्लाई करो। अच्छा अभी देखते हैं। ही परचेज शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी बीइंग ओरिजिनल अलॉटी। ये तो लेना पड़ेगा हमें? नहीं सर, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे ओरिजिनल अलॉटी हो, गर्मा गर्म हो, ताजे हो, हमारी बला से इग्नोर मारेंगे इसको हम। तो अगर इग्नोर मारेंगे तो क्या कमेंट बनेगा? क्या लिख लोगे कमेंट? He also purchased shares of rupees 261,000। अच्छा, ये इनहेरिटेंस में भी कमेंट बनेगा जो हमने ऊपर छोड़ी है, ठीक है बेटा? अच्छा, he also purchased shares of 261,000 of a listed company being an original allotee। इस पे ले लेंगे? इस पे टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। कोई मुझे लिमिट बताए? 2 मिलियन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, 2 मिलियन 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसा ही था। अच्छा, अब एक्चुअल देखो 261 है और 2 मिलियन से तो कम ही है, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम से भी कम है, तो 261 ही ले लो भाई। चलो क्या था इसमें? 25534 ऐसा ही है? और कुछ है? क्यों नहीं? टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ, ऑन इन्वेस्टमेंट इन एपीएफ, ठीक है? टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन एपीएफ। बताओ बच्चों क्या रहेगा एवरेज रेट? सेम 3,142,50 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 1,08,000 और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम लिमिट थी। हाँ, एपीएफ की 15 कहाँ थी बच्चे? 20 थी। हाँ, तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ज्यादा ही आता है इससे, तो यही ले लूं। 108, 1,08,000
बताओ 10565 66 कर लें, खवातीन में झगड़ा बहुत है। 10566 ठीक है, इसको भी लेस करना होगा। देखिए ये मैं भूल रहा हूँ, वो नहीं बता रहा कोई मुझे। अच्छा और बताएं, और बताएं, और कोई क्रेडिट? अब जरा टोटल कर लो मेरे बच्चों। 263 414 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, ये आ गई तुम्हारे पास टैक्स लायबिलिटी। इसमें से लेस करो क्या? टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, जो कि एडवांस टैक्स है, कितना? 2.5 लाख। बचता कितना? कितना बचता है? 25,000 है बेटा ये। हाँ 25,000 है, ठीक है। चलो 25,000 रुपये कर लो, कुछ भी कर लो, क्या टेंशन है। 25,000 करो वैसे। 238,414, अब जो भी कर लो। नेट टैक्स पेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम। अब अगर किसी ने इसको 2.5 लाख करके समझ के कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन अभी मैंने 25 रखा हुआ है तो इसको 25 ही रखो, ठीक है। छापा खाना कर लो। अच्छा, और मुझे वो बच्चे हाथ रेस करेंगे कि जिन्होंने ये पूरा सवाल घर पे किया और पूरा सवाल ठीक किया, पूरा सवाल ठीक किया। अच्छा, आप हाथ रेस कर लो। आप दोनों ने ठीक किया ये? आंसर ठीक है दोनों का? आपका ठीक है आंसर, आपका भी ठीक है आंसर, आपका भी ठीक है आंसर। कौन सा बेटा? क्यों बेटा? ठीक है। और 1 2 3 4 5, खवातीन में 5 6 7 8, वेरी गुड। ठीक है, अब समझ आ गया ये गलती क्या है। तो 7 8 खवातीन के अंदर, वेरी गुड। अब मर्द हाथ उठा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मास्क हटाओ तो शक्ल तो देखो तुम्हारी। 9 तुम्हारा सही है। यहाँ पे किसने हाथ उठाया था अभी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब जिन्होंने ठीक नहीं किया था, क्या उनको अपनी गलती समझ आ गई है? अब जब वो दोबारा करेंगे तो क्या ठीक करेंगे? लेकिन क्या वो घर जाके दोबारा करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। लेकिन वक्त में अल्लाह पाक ने बरकत कितनी दी है। ओ ये सवाल मुझे कराना था पास पेपर का, अच्छा वो याद आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 सेप्टेम्बर नहीं, ये तो बेकार सवाल है। इसको अब आ जाओ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को जरा डिस्कस करते हैं। हाँ, तस्वीर लेके फैजान मुझे जरा भेज दो ग्रुप पे, मैं साइड हो रहा हूँ। अच्छा मेरे बच्चों बात सुनो जी बेटा। हमें ये बोला गया है कि मुझसे अल्फाज की जो है आप टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी सर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ये क्वेश्चन मेंशन होगा। बिल्कुल मेंशन होगा बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो मेंशन होगा क्वेश्चन में, क्यों नहीं होगा? देखते जी बेटा, वो 9 होगा। अच्छा भाई बस बस बस, खत्म, बातें खत्म। जिक्र चल रहा है सर, जिक्र चल रहा है, ठीक है फिर सही है। पेज नंबर 22 पर आ जाओ, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखेंगे हम। ब्रीफली क्वेश्चन, स्प्रिंग 2007 का सवाल है। ब्रीफली एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी और एग्जेम्पशन ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेस और परक्विजिट्स फ्री पैसेज प्रोवाइडेड बाय अ ट्रांसपोर्टर टू इट्स एम्प्लॉइज। टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा? टैक्सेबल होगा सर। क्लॉज 53A में इसकी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लीज्ड मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉई एक्सक्लूसिवली फॉर हिज पर्सनल यूज
running and maintenance cost and driver's salary is also borne by employer. एक सेकेंड, एक बच्चा बताएगा कोई, आप बता दो, आप बता दो बेटा, क्या कह रहे हैं बेटा? सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। फुल्ली टैक्सेबल से मुराद क्या है? कोई अमाउंट थोड़ी दी गई, ये थोड़ी बोलोगे फुल्ली टैक्सेबल है, क्या बोलोगे? हाँ वेरी गुड, क्या बोलोगे? 10% के एक बेनिफिट टैक्सेबल है, ये तो बोलोगे। उसके बाद क्या बोलोगे? ये कैसे निकलेगा बेनिफिट, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है? अगर फुली पर्सनल यूज के लिए है तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर और एफएमवी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज, तो ये लीज्ड व्हीकल है, तो 10% ऑफ एफएमवी एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज एम्प्लॉय की सैलरी में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अच्छा, ड्राइवर की सैलरी अलग से ऐड होगी, अलग से ऐड होगी, परक्विजिट में अलग से जिक्र है इसका। मेडिकल अलाउंस पेड एट 10% ऑफ बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस अगर 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड दैट नो मेडिकल फैसिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या ये बात पूरी लिख सकोगे? भूल तो नहीं जाओगे? आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 सितंबर 2009 मिस्टर ए। अच्छा, तो हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया वो हमने कर लिया स्प्रिंग 2007। अगला सवाल कर रहे हैं हम सितंबर 2009 का। मिस्टर ए एन एम्प्लॉई ऑफ, अच्छा रिक्वायरमेंट पहले पढ़ी जाती है, रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर 2008 एंड 2009। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर टैक्स ईयर 2008 एंड 9। सपोर्ट योर कंप्यूटेशन विद अप्रोप्रिएट कमेंट्स। Mr. A, an employee of Malaysian-based company, has been assigned to work in Karachi in its subsidiary company, which is registered under Companies Act. The initial assignment of 2 years commenced on 1 March 2008 and would be extended subject to mutual agreement. Mr. A's remuneration will be paid in Malaysia, details of which are given below. Pakistan source salary income for tax year 2008, Pakistan source salary income for tax year 2009। अच्छा भाई, पहले तो ये बताओ 2008 में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? क्या बेटा? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। नहीं भाई, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्यों भाई? शॉर्ट टर्म वॉट टर्म रेजिडेंट नहीं है। अच्छा भाई, अच्छा देखो पहले तो रेजिडेंशियल स्टेटस तो बताओ क्या है? नॉन रेजिडेंट है, ठीक है भाई। तो 2008 1 मार्च 2008 को अगर पाकिस्तान आ चुका है तो टैक्स ईयर 2008 में तो क्या है ये? नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, और 2009 में रेजिडेंट हो जाएगा, जबरदस्त। अच्छा भाई, फिर है इसकी पाकिस्तान सोर्स सैलरी भी है, और अच्छा ये असाइन टू वर्क इन कराची, देखो उसने असाइनमेंट पे पाकिस्तान भेज दिया है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में ये होता है कि कोई फॉरेनर आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहा है। यहाँ पर तो फॉरेन कंपनी ने उसको असाइनमेंट पे भेज दिया, काम वो फॉरेन कंपनी के लिए कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में कर रहा है, ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मिसाल के तौर पर फॉरेन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को यहाँ भेज दिया, भाई आप जाओ 4 महीने यहाँ काम करके आओ, खत्म, ठीक है? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली चीज नहीं है ये। अच्छा भाई, तो जरा मुझे बताओ कि जिस साल वो रेजिडेंट नहीं है यानी कि 2008, तो क्या उसकी पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? पाकिस्तान सोर्स सैलरी है तो पाकिस्तान में तो टैक्सेबल होगी ना। अच्छा, और अगर जो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम है क्या वो टैक्सेबल होगी? फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्सेबल होगी? सर, फॉरेन सोर्स इनकम नॉन रेजिडेंट पर्सन की आउटसाइड स्कोप होती है, हम उससे सवाल ही नहीं पूछ सकते। 2009 में आओ, 2009 में ही विल बी रेजिडेंट,
and he will be taxable for his world over income. World over income में पाकिस्तान सोर्स सैलरी भी आएगी और फॉरेन सोर्स सैलरी भी आएगी। ठीक है भाई, अच्छा भाई, तो कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर टैक्स ईयर 2008 एंड 2009। सपोर्ट योर कंप्यूटेशन, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, सपोर्ट योर कंप्यूटेशन विद अप्रोप्रिएट कमेंट्स। ठीक है, अप्रोप्रिएट कमेंट्स। तो वर्ल्ड ओवर इनकम वाली बात लिख के आप इनकम में ऐड करोगे पाकिस्तान सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी, फिर उसमें कमेंट भी लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट नो फॉरेन इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन फॉरेन सोर्स इनकम, क्योंकि डबल टैक्स नहीं होता, फॉरेन सोर्स सैलरी डबल टैक्स नहीं हो सकती। ठीक है, अगर उसके ऊपर फॉरेन एम्प्लॉयर ने टैक्स काट ली है तो अब वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी, ये याद है ना? आसान सा सवाल है। ये भी तो मेंशन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान तो उस कंट्री से टैक्स ट्रीटी हुआ, टैक्स ट्रीटी, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी लिख देंगे कमेंट के अंदर। तो ये आप लोग सॉल्व कर ले, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट पेज पे आओ। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये रजिस्टर में होंगे सारे सवाल, ये तफरी के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग। मार्च 2018 हसरत हैज बीन वर्किंग एज डायरेक्टर HR in Shakir Limited for many years. During the tax year 2008 he received basic salary of 6 million. SL also contributed 50,000 per month towards RPF. An equal amount was contributed by Hasrat. Interest income of 3391,000 at the rate of 20% of accumulated balance of the fund was credited to Hasrat's account. तो आसान बात है ये, अगर कहा जाए कि टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर लोगे? बच्चों वाला है ये, कर लोगे? लिमिट याद है? कर लेना, होमवर्क लिख लो। हम तो ये सवाल करेंगे, कौन सा वाला? मार्च 21 वाला सवाल करेंगे हम। अच्छा, मार्च 20 वाला सवाल भी देखो, मार्च 20 वाला, मार्च 20 रिक्वायरमेंट देखो। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस करना है, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय साजिद ऑन रिटायरमेंट। अच्छा भाई पढ़ लेते हैं। साजिद रिटायर्ड, अच्छा ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन उसी को मिलेगा जो करके लिखा जाएगा। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम सन केमिकल लिमिटेड एज अ मार्केटिंग मैनेजर विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2019। तो कब रिटायर हुआ? 31 दिसंबर 2019 को, यानी कि टैक्स ईयर 2020 में 6 महीने काम किया उसने। लीव इनकैशमेंट कितनी मिली? 6 लाख। ₹4 million फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। कितने? 4 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में कोई एग्जेम्पशन होती है? नहीं होती। लेकिन सर कम से कम जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो पहले ही टैक्सेबल हो चुका होता है, उसे हम दोबारा टैक्स। तो इसमें लिखा हुआ क्या है? ₹4 million फ्रॉम अनअप्रूव्ड फंड, 50% ऑफ दिस अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय साजिद। तो वो हटा देना, बाकी क्या कर देना? टैक्स कर देना, सिंपल। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी ऑफ 25 लाख। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी ऑफ 25 लाख। कोई एग्जेम्पशन लिमिट है? याद है सर, हमें याद है, एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई होगी। He also acquired the vehicle provided to him by SCL at accounting written down value। एक व्हीकल था जो जाते जाते उसने अक्वायर कर लिया। सर किस रेट पे अक्वायर कर लिया? जो उसकी बुक वैल्यू आ रही थी कंपनी के पास, जो कि कितनी थी? 5 लाख। बुक वैल्यू कितनी थी? बुक वैल्यू 5 लाख।
और उस व्हीकल की उस वक्त मार्केट वैल्यू कितनी थी? 20 लाख की चीज को उसने कितने में खरीद लिया कंपनी से? 5 लाख। क्या बेनिफिट है? कितना? 15 लाख। क्या टैक्सेबल होगा? क्या कर लोगे? कर लो। आसान तरीन सवाल। अगर ऐसे सवाल तब आते हैं जब आमाल अच्छे हो उम्मत के। अच्छा भाई, और जब अमाल अच्छे ना हो तो थोड़े से मुश्किल सवालात आ जाते हैं। अल्लाह का नाम लेके करो तो वो भी हो जाता है। अच्छा भाई, मार्च 2021 का एक सवाल है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा भाई, आओ इसको जरा डिस्कस करते हैं। वैसे ये ऐसा सवाल है कि ये तो आप लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन हम जरा डिस्कस करते हैं इसको। क्या है ये सवाल? एज ए टैक्स कंसल्टेंट, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर ने आपको इज्जत दी और बना दिया टैक्स कंसल्टेंट। एज ए टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज डॉक्टर जमाल अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय हिम फॉर द टैक्स ईयर 2002 अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब आओ सवाल को हम पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि ये सवाल किस एरिया से आया है, इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, अज्यूम करो कि तुमने अभी तक की सारी बातें पढ़ ली और मैंने तुमको जितनी प्रैक्टिस करानी थी मैंने करा दी। एग्जाम में बैठे हो और ये सवाल आ गया, क्या इसको अटेम्प्ट कर सकते हो? अब हमें ये देखना। यस सर, क्या पढ़ा ही नहीं मैंने तो। क्या अटेम्प्ट कर सकते हो? पढ़ता हूं पहले। अच्छा भाई, 7 मार्क्स का सवाल है। ऑन 31 दिसंबर 2001 डॉक्टर जमाल रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड। और कब रिजाइन किया? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को रिजाइन कर दिया, यानी 6 महीने इस टैक्स ईयर में काम किए है भाई ने। और बेनिफिट्स कब मिल रहे हैं? जनवरी 2002 में मिल रहे हैं, 1 महीने बाद। He received the following amounts in final settlement. 6 लाख रुपए एज लीव इनकैशमेंट। टैक्सेबल होगा? 85 लाख 10,000 फ्रॉम आरपीएफ। टैक्सेबल होगा? नो सर, क्योंकि आपके सैलरी टैक्स नहीं होगा। हाथ के हाथ और साथ के साथ टैक्स हो गया। अब जब आरपीएफ से मिलेगा तो थोड़ी टैक्सेबल होगा। ये कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फंड थोड़ी है, ये तो कौन सा है? रिकॉग्नाइज्ड फंड। सर पता है हमें, ये बातें सारी जहन में है हमारे। गुड। अब देखो, ये है पंची पॉइंट। असल मसला यहां आता है। 13 लाख एंड 17 लाख एज सैलरी एरियर्स। अंडरलाइन करो इसको। एज सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2020W9 एंड 20X0। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, यानी कि पिछले 2 साल होंगे। ठीक है, पिछले किसी 2 सालों के एरियर्स मिल गए। क्या मिल गए? क्या मिल गए? एरियर्स मिल गए। जैसे ही एरियर्स मिल गए, हमारा दिमाग किस रिक्वायरमेंट की तरफ जाना चाहिए? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। यूं समझना है, एग्जाम में बैठे हो, सवाल आ गया। ठीक है, मैंने जितना पढ़ा है वही आता तुमको। अब तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं? जैसे इसको रीड करोगे, आपका जहन किस क्लॉज की तरफ जाना चाहिए? राहुल आप बताओ। किस लॉ की तरफ जाना चाहिए? हैंड आउट में किस लॉ की तरफ, किस क्लॉज की तरफ, किस सेक्शन की तरफ हमारा दिमाग जाना चाहिए? पहले तो ये बताओ। एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स लिखा हुआ ना, जैसे ही एरियर्स पढ़ोगे दिमाग कहां जाना चाहिए? एरियर्स ऑफ सैलरी की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? पहले तो देखो, हमारा दिमाग भी रैंडम एक्सिस, सीक्वेंशियल एक्सिस पे काम करता है ना, दिमाग में भी कुछ। तो हम सबसे पहले हमने आंखें बंद की और अपने हैंडआउट को घुमाया और सबसे पहले हम पहुंच गए एरियर्स ऑफ सैलरी वाले पेज के ऊपर। और एरियर्स ऑफ सैलरी वाली रिक्वायरमेंट हमने थोड़ी सी रिकॉल करी। क्या रिक्वायरमेंट थी? सर, एरियर्स ऑफ सैलरी मे बी टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर। ये रिक्वायरमेंट थी। एरियर्स ऑफ सैलरी मे बी टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर। बस हमने कहा सर ऑप्शन है, जिधर ऑप्शन आएगा मल्टीपल वर्किंग्स होंगी। प्रोसेस ऑफ थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, थॉट प्रोसेस बता रहा हूं। ऑप्शन है, ऑप्शन है।
दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो क्या है, सबको इसी साल में ऐड करो, टैक्स करो, टैक्स निकाल लो। पहला ऑप्शन तो यही होगा, ऐसा है कि नहीं है? जिसमें कुछ भी टेक्निकल है, दुनिया की कोई चीज टेक्निकल है उसके अंदर? जो मिला पहले तो करंट ईयर में सबको इनकम में ऐड करो, टैक्स लगाओ, टैक्स निकाल लो। क्या ये प्रोसेस मुश्किल है? 7 मार्क्स में से क्या 3.5 मार्क लेना मुश्किल हुए? नहीं हुए। डन, ऑप्शन 1 डन। व्हाट इज ऑप्शन 2? मे बी टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर, यानी जिस रिस्पेक्टिव ईयर की सैलरी है, जिस रिस्पेक्टिव ईयर की सैलरी है उसको उस ईयर में ऐड करो और उस ईयर की टैक्स निकाल लो। तो अब मुझे दूसरी वर्किंग क्या करनी है? जिस ईयर की सैलरी है मैं उस ईयर के अंदर इसको ऐड करूंगा और वापस से टैक्स निकालूंगा। क्या बात समझ आती है? अज्यूम करो उस साल का पहले से टैक्स था 4 लाख, मैंने अमाउंट ऐड किया, हो गया 6 लाख। एक साल में ये हुआ तो 4 से 6 पे पहुंचा, यानी 2 का फर्क आ गया, 2 ऊपर हो गए। दूसरे साल की दूसरी अमाउंट भी तो है, वहां पे टैक्स था 6 लाख, मेरे अमाउंट ऐड करने से टैक्स हो गया 9 लाख, 3 बढ़ गए। एक साल 2 बढ़ गए, एक साल 3 बढ़ गए, यानी कि पिछले सालों में जाके ऐड करने से टोटल 5 लाख बढ़ गए। पिछले सालों में ऐड करने से कितने हो गए? 5 लाख की लायबिलिटी पिछले सालों में बढ़ गई और करंट ईयर का टैक्स आ गया, अज्यूम कर लो 5 लाख। तो करंट ईयर का टैक्स 5 लाख, पिछले सालों में ऐड करने से 5 बढ़ गया, 5 + 5 10। और इस साल टोटल सबको जमा करके जो लायबिलिटी निकाली वो निकली थी 9। इस साल वाला बेटर है। इस साल वाली जो निकाली थी वो आई थी 15। पिछले सालों में ऐड करना बेटर है। इज दिस टेक्निकल? कुछ भी टेक्निकल था इसमें, सिर्फ दिमाग लगाना था और कैलकुलेशन करनी थी। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उसके लिए ये मुश्किल नहीं था। अब आओ पढ़ भी लेते हैं इसको। डॉक्टर जमाल रिसीव्ड मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, तो 6 महीने की सैलरी भी ऐड कर दोगे इस साल की इनकम में। His taxable income and tax liability during the preceding 4 tax years, preceding 4 tax years, यानी अगर ये वाला टैक्स ईयर 2002 चल रहा है तो प्रीसीडिंग वाला 20x1 हुआ, सही है? उससे पिछला 20x0, उससे पिछला 20w9 और उससे पिछला 20w8। ये जो एरियर्स मिले थे किस किस साल के मिले थे? 20w9 के मिले थे और 20x0 के मिले थे। अच्छा, रेट्स वही यूज करने थे जो स्लैब रेट एग्जाम में पेपर में गिवन थे, यानी अज्यूम ये करना है कि स्लैब रेट्स वही चल रहे हैं। तो कुछ मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। और देखो करंट टैक्स दिया हुआ 20w9 का करंट टैक्स कितना दिया हुआ? अच्छा देखो, मैं इस पर पूरा खाका बनाता हूं और आपको होमवर्क दूंगा, मैं चाहता हूं आप करो ये। देखो जरा, ये देखो, ऑप्शन नंबर 1 कैसे निकालोगे? 2 ऑप्शन निकलेंगे ना। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कैसे निकालोगे? ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इन टैक्स ईयर 20x2 are taxable in tax year 20x2. एक ही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, salary pertaining to tax year 20x2 is taxable in 20x2 and arrears of previous years are taxable in respective years on accrual basis.
इधर क्या करोगे? सब ऐड करके ऐड all amounts and calculate tax liability. Simple. Assume करो ये tax liability आती है 15 लाख. Assume करा रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं है. Assume करा रहा हूं. इधर 2 काम करोगे, बल्कि 3 काम करोगे. टैक्स ईयर 2000 X2 की टैक्स लाइबिलिटी निकालो. टैक्स ईयर 20X0 की टैक्स लाइबिलिटी निकालो. रिवाइज टैक्स लाइबिलिटी. और तीसरी चीज क्या करनी है? और तीसरा साल कौन सा मेरे बच्चों? टैक्स ईयर 20W9 की रिवाइज टैक्स लायबिलिटी निकालो. समझो थॉट प्रोसेस. देखो थॉट, असल चीज थॉट प्रोसेस है. मैंने तुम्हें अगर ये सवाल ब्लैक ये बोर्ड पे कर दिया, मैंने यहाँ पर मैंने कर दिया, तो तुम्हारा दिमाग चलेगा नहीं. मेरी कोशिश होती है तुम्हारा दिमाग चल जाए. दिमाग चल गया, फिर ये सवाल नहीं, कोई भी सवाल आएगा तुम थॉट प्रोसेस अपना उसी हिसाब से लगा सकोगे. बोलो बेटा. ये डिवाइड करके एवरेज रेट निकाल के 13 लाख में मल्टीप्लाई करें, टोटल टैक्स बिफोर एडिशन ऐड करके क्या बेटा? निकाल 20X0 का क्या बता रहे हो मेरे बच्चे? 20W के अंदर 404500 है. हाँ, तो अब टोटल में से डिवाइड करें 33.2 बिलियन से. क्यों करें ऐसा? एवरेज रेट आके क्यों एवरेज रेट निकाला है? वजह? 13 लाख पर उसको 13 लाख से. मेरे बच्चे जब एक्चुअल स्लैब रेट दिया हुआ है तो एवरेज रेट क्यों निकाल रहे हो? एवरेज रेट क्यों निकालना हमें यहाँ पे? एवरेज रेट क्यों निकालना? मुझे ये समझ नहीं आया. ये तो समझा पहले भाई. मुझे अगर लायबिलिटी को रिकैलकुलेट करना है, सुन लो, मुझे पता लगा कि 20W9 की इनकम 32 लाख नहीं है. 20W9 की इनकम 13 लाख और भी हैं जो आज मिले. तो 20W9 को ओपन करो, 32 में 13 ऐड करो, कितने हो जाएंगे? 45. दोबारा लायबिलिटी कैलकुलेट करो. स्लैब रेट से कैलकुलेट होगी ना, या एवरेज रेट से होगी? अगर मुझे एवरेज रेट से कैलकुलेट करनी है तो स्लैब रेट के चने बेचने गए हैं? अपनी तरफ से नहीं करना, एवरेज रेट पे कर लेते हैं सर. मैथमेटिक्स नहीं चल रही, मैथमेटिक्स के साथ टैक्स भी चल रहा है, तो स्लैब रेट टैक्स के इस्तेमाल होंगे. ठीक है बेटा. रिवाइज टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? रिवाइज टैक्स लायबिलिटी के लिए पहले निकलेगी रिवाइज टैक्सेबल, बल्कि छोड़ो, सबसे पहले निकलेगी रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम. रिवाइज टैक्सेबल इनकम के बाद क्या निकलेगी? रिवाइज टैक्स लायबिलिटी. रिवाइज टैक्स लायबिलिटी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजे की चीज बता रहा हूं मैं. तुमने रिवाइज टैक्सेबल इनकम निकाली, कैसे निकाली? 20X0 में 38 लाख में 13 लाख, सॉरी 38 लाख में 17 लाख ऐड कर दिए. कितने हो गए? 55 लाख हो गए. रिवाइज टैक्सेबल इनकम आ गई, और फिर स्लैब रेट लगाओ तो रिवाइज टैक्स लायबिलिटी आ गई. इसी तरह यहाँ की 20W9 में भी करो, 20X0 में भी करो. अच्छा, एग्जिस्टिंग टैक्स कितना था? X0 का कितना था? 3 लाख. सर ये एग्जिस्टिंग था, ये एग्जिस्टिंग था. ठीक है. रिवाइज कितना था? अज्यूम करो रिवाइज्ड आया 5, एग्जिस्टिंग 3 था, रिवाइज्ड 5 आया. एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? इधर अज्यूम करो एग्जिस्टिंग 6 लाख था, रिवाइज 9 लाख आया. एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ा? और टैक्स ईयर 20X2 का आया 5 लाख.
तो अब तुम कंपैरिजन कैसे करोगे? तुम देखोगे यहां मुझे क्या पे करना पड़ा, 5 2 3, 5 2 3, टोटल कितना हुआ 10। वहां कितना पे करना पड़ा? विच ऑप्शन इज बेटर? क्या ये प्रोसेस समझ आता है? जिसको समझ नहीं आता मुझे बता दो, ये करोगे तुम? इतना मजे का सवाल है, करने का दिल चाह रहा मेरा, लेकिन तुम्हारी खातिर नहीं कर रहा मैं। कि तुम लोग दिमाग तो चलाओ, तुम्हारा दिमाग तो चले, मुझे पता तो लगे किसका दिमाग चल रहा है। पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, करने वालों ने कर भी लिया। एक बच्चे की आवाज आई, सिंपल है, ये भी हो सकता है। अच्छा भाई, सुफियान बेटा, ये आपकी पहली क्लास है या आप ले रहे हो क्लासेस रेगुलरली मेरे बच्चे? मुबशिर ने आंसर भी निकाल लिए, गुड। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लो, इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या कर लें इसको? नहीं करें? अच्छा, अब मुझे रिपीट तो करने दो सॉल्यूशन। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। पहला ऑप्शन क्या होगा कि जो भी सैलरी है, जो भी इस साल रिसीव हुई मुझे, पिछले साल, सुन लो ना, जो भी पिछले साल की सैलरी रिसीव हुई इस साल जो भी रिसीव हुआ उस सबको ऐड करूं और स्लैब रेट पे टैक्स निकाल लूं। अज्यूम करो मैंने सब कुछ ऐड किया, टैक्सेबल इनकम आई, टैक्स लायबिलिटी आ गई 15 लाख। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि जिस साल की एरियर्स हैं उसी साल में ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास कि वो ये भी कर सकता है कि जिस साल के एरियर्स हैं उसी साल की इनकम को ओपन करे। लॉक लग गया है, फाइल बंद हो गई है, लॉक ओपन करे, इनकम ओपन करे और उस इनकम में ये ऐड कर दे और रिवाइज टैक्सेबल इनकम निकाल ले। एग्जिस्टिंग इनकम दी हुई है, एडिशनल अमाउंट जो एरियर्स की है वो आपको पता है, दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगी? रिवाइज्ड टैक्सेबल इनकम। उस पर निकालो टैक्स तो क्या आ जाएगा? रिवाइज टैक्स लायबिलिटी। एग्जिस्टिंग 3 लाख है, अज्यूम करो रिवाइज्ड आया 5, तो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा? यही हरकत करो 20W9 के साथ। रिवाइज टैक्सेबल इनकम, रिवाइज टैक्स लायबिलिटी और रिवाइज टैक्स लायबिलिटी जो तुम निकालोगे एग्जिस्टिंग से कंपेयर करो, देखो एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ता। फिर इन एक्स्ट्रास को इसके साथ मिला के देखना है तुमने। करंट ईयर टैक्स लायबिलिटी यानी कि 5 2 3 ऐड करो बना 10, ये कितना 15। तो देखा जाए इधर कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल लग रहा है? ये वाला। लेकिन अगर ये 15 की जगह निकला 9, अगर 15 की जगह ये निकला है 9, तो ये फीजिबल है। कम वाला फीजिबल होता, ज्यादा वाले को फीजिबल नहीं कर देना। क्लियर है? बोलो। हम 16 को कर रहे हैं, इस तरीके से 3600 पे जो भी आंसर आता है जो निकाल लो, जो भी कम वाला आएगा वो बेनिफिशियल है। सर आप मैंने तरीका बोलते हो, सिर्फ आपको ऑलमोस्ट सेम ही है। रिस्क क्यों ले रहे हो भाई? स्लैब अगर चेंज हो गया फिर तुम्हारा आंसर सेम इसलिए होगा क्योंकि स्लैब सेम रह रहा होगा, और एग्जैक्टली सेम तो कभी भी नहीं हो सकता आंसर तुम्हारा। नहीं हो सकता मेरे बच्चे, सेम कैसे होगा? टैक्स लायबिलिटी स्लैब के हिसाब से निकलती है। चलो अगर निकल रहा है सही, लेकिन फिर भी वो मत करना, तरीके ही गलत है ना वो। तुम्हें स्लैब रेट्स यूज करना है, स्लैब रेट्स यूज करना है, एवरेज रेट नहीं यूज करना। बेटा बातें बंद हो जाएं। और क्या बाकी है इस हैंड आउट में? कोई एग्जाम्पल रहे तो नहीं? डायरेक्टरशिप फी कॉन्सेप्ट भी इतने ही मिनट गए जितने मिनट बाकी हैं।
हैंडआउट में वो पेज निकाल लो बेटा, पेज नंबर 4। डायरेक्टरशिप फी या फी फॉर, अच्छा सुनो आप, बस इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई डायरेक्टर वैसे ही एम्प्लॉई है कंपनी का, उसको सैलरी मिलती है हर महीने, तो क्या ये मुश्किल बात है? नॉर्मल सैलरी मिलती है, जिस तरह सारे सैलरी वालों का हाल करते हो उसका भी वही हाल करना भाई, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ से सैलरी वैलरी दे मार 4.5, ठीक है? आसान आंसर क्लियर है? अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको मंथली सैलरी ऐसे फिक्स नहीं मिल रही होती, हम उनको कहते हैं भाई जो आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, हर मीटिंग अटेंड करने के लाख रुपए मिल जाएंगे आपको, आपकी एक्सपर्टीज हमें चाहिए, आपकी नॉलेज हमें चाहिए, आप बीओडी पर आओ, मीटिंग अटेंड करो, वैल्यू ऐड करो कंपनी के अंदर, आपको बीओडी की मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलेंगे। लॉ बोलता है ये जो बीओडी, बेटा प्लीज इधर, लॉ बोलता है ये जो बीओडी की मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिल रहे हैं ये भी सैलरी है, खत्म, आसान है। लॉ क्या बोल रहा है? ये भी क्या है, ये भी क्या है? अब सुनना, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। लॉ कहता है ये भी सैलरी है, लेकिन लॉ एक और बात बोलता है। लॉ क्या बात बोलता है कि ये जो बीओडी मीटिंग अटेंड करने के पैसे दिए जा रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर 4 मीटिंग अटेंड करने के पैसे दिए गए 4 लाख, ये किसको मिलेंगे? डायरेक्टर। और डायरेक्टर की अर्निंग कितनी है? अर्निंग 4 लाख हुई, डायरेक्टर की अर्निंग 4 लाख। लेकिन जो कंपनी इस डायरेक्टर को ये सैलरी दे रही है, अमाउंट दे रही है, डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने के पैसे दे रही है, मीटिंग अटेंड करने के जो पैसे दे रही है, नॉर्मल केस में क्या होता था? नॉर्मल केस में जो सैलरी दे रही होती थी कंपनी, स्लैब रेट को चेक करके उसका टैक्स काट लेती थी, ऐसे करती थी। यहां पर कहा यह जा रहा कंपनी को, टैक्स काटने वाली कंपनी को कहा जा रहा कि तूने सैलरी के स्लैब के हिसाब से कटौती नहीं करनी। किस हिसाब से करनी है? 20% के हिसाब से। टैक्स डिडक्शन कैसे करोगे आप? इसमें से आप इसका 20% टैक्स काट लो, इसका 20% कितना बना? 80,000। हमने कंपनी को कहा कि आप 80,000 रुपीज का टैक्स काट लो। अच्छा, डायरेक्टर को पैसे मिलेंगे कितने? 320। जबरदस्त। हमने कहा कि सर रिसीव कितने हुए? 320। अच्छा, ये जो टैक्स कटा है ना, ये टैक्स चार्ज नहीं है, ये टैक्स चार्ज नहीं है। सुनो, ये टेक्निकल बात है जिधर सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, विदहोल्ड हुआ है। ये टैक्स क्या हुआ है? विदहोल्ड हुआ है। अब विदहोल्ड तो कुछ भी अमाउंट हो सकती है ना, बस हम टैक्स डिडक्ट करने वाले को बोल रहे हैं तूने सैलरी के स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं काटना। तूने किस हिसाब से काटना? 20% के हिसाब से। हमने किसको बोला है? इस कंपनी को जो टैक्स डिडक्ट कर रही है, हमने उसके कान में जाके बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इतनी आसानी से, इतना आसान करके समझा रहा हूं कि अगर अब भी किसी को नहीं समझ आता तो दोबारा पूछ लेना। तो मैं कह रहा हूं, कंपनी के कान में जाके हमने कंपनी को बताया, ये जो तुम बीओडी की मीटिंग अटेंड करने के पैसे डायरेक्टर को दे रहे हो, है तो ये सैलरी, लेकिन सैलरी के स्लैब के हिसाब से टैक्स मत काटना। किस हिसाब से काटना? ये हमने सिर्फ इसके कान में जाके बताया। किसके कान में? कंपनी के कान में जाके। हमने ये डायरेक्टर के कान में जाके तो बताया ही नहीं, तो डायरेक्टर को तो ये बात पता ही नहीं। डायरेक्टर को क्या पता है? ये पूरे 4 लाख मेरी क्या है? सैलरी। मिला मुझे चेक कितने का है? 320 का। लेकिन डायरेक्टर को तो ये पता कि मेरी सैलरी कितनी है, मेरी अर्निंग कितनी है, डिडक्ट क्या हुआ, कैसे हुआ, किस रेट पे हुआ, उसको तो पता ही नहीं कुछ। वो क्या करेगा? वो इस 4 लाख को अपनी सैलरी बनाएगा,
और सैलरी को नॉर्मल स्लैब रेट्स पर टैक्स करेगा। अब आप बोलोगे सर ये 4 लाख तो टैक्सेबल ही नहीं होगी, बोलोगे ना, लेकिन ये एक कंपनी के बोर्ड पे थोड़ी है। एक कंपनी से 4 मिल रहे हैं, दूसरी कंपनी से इसको 5 मिल रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 9। टोटल कितने हो गए? इस कंपनी ने 80 काटे, इस कंपनी ने कितने डिडक्ट किए? लाख। इसने क्या किया? डायरेक्टर को तो हमने कान में बताया ही नहीं है ना 20% का, वो तो मासूम है। उसने बोला मेरी ग्रॉस इनकम कितनी है? इनकम कितनी है इसकी? 9 लाख। ये तो टैक्स तो इनकम पे कटता है ना बाद में, लेकिन टैक्स कटने से इनकम तो कम नहीं होती। टैक्स तो इनकम कैलकुलेट होने के बाद कटता है। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इनकम कितनी है, कितनी इनकम, क्या सब इस पे क्लियर है? इसकी इनकम है 9 लाख। हमने डायरेक्टर को बोला तू अपना टैक्स कैलकुलेट कर कितना करेगा? उसने कहा 4 + 5 9। लॉ बोलता है सैलरी है, 9 के ऊपर टैक्स कितना आया बताएं? डायरेक्टर ने कहा कि मेरी सैलरी इनकम कितनी? 9 लाख। यही सैलरी इनकम और यही मेरी टैक्सेबल इनकम, और कोई इनकम नहीं मेरी। 9 लाख पर टैक्स बताओ 15,000। तो टैक्स लायबिलिटी, ये कहता है मेरी टैक्स लायबिलिटी निकली 15,000। लेस कर दो टैक्स डिडक्टेड, टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका? 80 और 180। रिफंड कितना हो जाएगा? 1.65 इसका रिफंड आ जाएगा। इससे आसान करके मैं नहीं समझा सकता। यानी कि ये टैक्स डिडक्शन का रेट है, टैक्स की विदहोल्डिंग का रेट है। टैक्स की विदहोल्डिंग तो एडवांस टैक्स होती है, टैक्स की विदहोल्डिंग तो एडवांस टैक्स होती है। एडवांस टैक्स काट लिया 180 है, ये सैलरी है, ये सैलरी। दोनों अमाउंट को ऐड करो, 4 + 5 9। सर ये है तो सैलरी, सैलरी पर टैक्स कितना बनता है? 15,000। टैक्स कट कितना गया? 180, 1.65 रिफंड हो जाएगा। सिंपल एज इजी एज दैट। क्या ये बात क्लियर है? अज्यूम करो एग्जाम में सवाल आया, फी फॉर अटेंडिंग बीओडी मीटिंग्स 4 लाख, नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। बॉटम लाइन से लेस नहीं होगा, खत्म, सैलरी का पार्ट बन जाएगा, कहानी एंड। क्लियर है? एग्जाम में सवाल आया, फी फॉर अटेंडिंग बीओडी मीटिंग्स रिसीव्ड 320, फी फॉर अटेंडिंग बीओडी रिसीव्ड 320। सैलरी में कितना ऐड करोगे? वर्क बैक करोगे, इनकम ऐड होती है, सैलरी में इनकम ऐड होती है, अमाउंट रिसीव्ड ऐड नहीं होती। रिसीव तो टैक्स कट के मिली है, इनकम तो ग्रॉस ऐड होती है। क्या ये बात क्लियर है बेटा? आपको भी क्लियर है बेटा? रेड शर्ट लास्ट, आपसे भी पीछे, रेड एंड ब्लू शर्ट, क्लियर है? क्लियर तो नहीं, तुम तो कहीं और देख रहे थे। क्लियर है? सोच लो। आप क्लियर है बेटा? अब इसको पढ़ते हैं तो और क्लियर होगा। रीड कर लेते हैं। हाँ हाँ पूरा बेटा रीड तो करने दो, रीड भी ना करूं। डायरेक्टरशिप फी, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ टैक्सेबल सैलरी एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। ये विदहोल्डिंग है, अंडरलाइन कर लो, इस पे लिख दो ये विदहोल्डिंग है। एम्प्लॉयर के कान में हमने कहा तुमने काटने पैसे, डायरेक्टर के कान में कुछ भी नहीं कहा, तो उसको तो यही पता है कि मेरी क्या है ये सैलरी। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 20% ऑन द सेड अमाउंट व्हिच इज एडजस्टेबल, अंडरलाइन इसको भी कर लेना, दिस इज एडजस्टेबल अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक के केस में मसला ही अलग था, हमने उसको सेपरेट ही कर दिया था, हमने उसको सेपरेट ब्लॉक बना दिया था। हमने कहा यहाँ सेपरेट ब्लॉक नहीं है, ये तो सिर्फ विदहोल्डिंग का रेट है। अच्छा, दिस अमाउंट इज नॉट अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये तो देखो नॉर्मल के साथ सैलरी बन रही है, ये तो सब नॉर्मल के साथ साथ घुल मिल के रह रही है। दिस अमाउंट इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन taxable salary. If a director is not a working director, even then the said amount shall be treated as
हमने कहा है तो ये सैलरी। टैक्स डिडक्टेड एट 20% ऑन दिस अमाउंट इज एडजस्टेबल अगेंस्ट नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी। सेम प्रोविजंस आर एप्लीकेबल इफ द पेमेंट इज मेड टू एनी नॉन रेजिडेंट डायरेक्टर। खैर ये आपकी किताब के अंदर नहीं है सेक्शन, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर ये चीज आई हुई है। जो पुराने वाले हम करेंगे ना पावर से भर के सवाल, तो उसमें ये चीज चूंकि आई हुई है इसलिए ये बताना जरूरी था। क्या ये बात क्लियर है? आसान सी बात है, कोई टेक्निकल बात भी नहीं है। इसी तरह इस हैंडआउट 4 का इख्तिताम हुआ चाहता है। पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस मैंने आपको घर पर करने को दिए हैं वो आपने करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हैंडआउट नंबर 5 शुरू हो जाएगा, which is a very technical topic of salary income। सैलरी इनकम का अब मेरी बात सुन लो गौर से। टाइम टेबल में 10 भी लिखा हुआ हो, क्लास है 9:30 बजे सारी। टाइम टेबल में गलती से अगर 10 भी लिखा हुआ हो तो क्लासेस 9:30 बजे ही होंगी मेरी सारी। 10 पे मत आना, 9:30। और 9:30 का मतलब ये है कि मैं कोशिश करके 9:35 तक मैक्सिमम क्लास स्टार्ट कर दूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर 2-4 मिनट और ऊपर हो गए तो ये लेट आने वालों की खुशकिस्मती होगी, वरना बदकिस्मती ही बदकिस्मती होगी। मैंने आपको बता दिया 9:30 पे क्लास शुरू होगी, मैक्स 9:35 पर मैं इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट कर दूंगा। जो लेट आएगा उसका लॉस होगा मेरी बला से। एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन स्कीम सैलरी इनकम का सबसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेट आने की कोशिश मत करना। थैंक यू वेरी मच, मैं अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अ लॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।